हाँ जी प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? सर हम एकदम बढ़िया हैं, आप बताइए। बेटा मैं भी एकदम मजे में हूँ। तो आज के लेक्चर में बच्चों हम नेक्स्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड स्टार्ट करने जा रहे हैं, यानी आज की क्लास से बेटा एक नया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड स्टार्ट होने जा रहे हैं और एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत रेलेवेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बच्चों ये होने वाला है। आज जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बेटा मैं आपको करवाने वाला हूं, इसका नंबर है बच्चों हमारा AS7। जैसा कि आप स्लाइड में देख पा रहे होंगे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का नाम है जी कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। अब क्लास में बैठे हुए बच्चों के मन में एक दो सवाल आ रहे होंगे कि सर ये बता दीजिए, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है ये हमारे लिए एग्जाम के लिए रेलेवेंट है या नहीं है, या यहां से थ्योरेटिकल प्रॉब्लम आने के चांसेस रहते हैं या प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आने के चांसेस रहेंगे। तो मैं आप बच्चों को बताने वाला हूं, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बेटा एक इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में हम कंसीडर करेंगे। रीजन, यहां से ऑलमोस्ट एग्जाम के अंदर आपको प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगी, यानी यहां से प्रॉब्लम आने के पूरे चांसेस रहने वाले हैं। सेकंड पॉइंट, यहां से ज्यादातर हमारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स बनने वाले हैं, बट यहां से एक दो बार थ्योरेटिकल प्रॉब्लम यानी केस स्टडी बेस्ड प्रॉब्लम्स भी देखने को मिली हैं। तो आप ये मानकर चलो, जब मैं ये पूरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपको करवा दूंगा उसके बाद में आपको किसी भी प्रॉब्लम में कोई डाउट नहीं रहेगा, चाहे एग्जाम के अंदर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आ जाए, चाहे एग्जाम के अंदर केस स्टडी बेस्ड प्रॉब्लम आ जाए, आप बड़े आराम से उसका सॉल्यूशन दे पाएंगे बच्चों। तो अब हम इधर उधर की बातें ना करते हुए बेटा हम सीधा अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की बात को स्टार्ट करते हैं। हमें इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में क्या पढ़ना है? किसी भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को पढ़ने से पहले जरा हमें उसके बारे में कुछ जानकारी हासिल कर लेनी चाहिए। जैसे कि अगर हम बात करें कंस्ट्रक्शन का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या बातें करता है, देखो बच्चों यहां पर हमें कुछ बातें समझनी पड़ेंगी कि सर कंस्ट्रक्शन का मतलब क्या है और ये कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कौन से एरियाज को इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में रखा गया है। तो सबसे पहले आप बच्चों को मैं बताना चाहता हूं बेटा, ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है AS नंबर 7, ये बात करता है रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन की। क्या बात करता है जी? रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन की बात करता है। मतलब ये बताता है कि कॉन्ट्रैक्टर अपनी रेवेन्यू को किस तरीके से बुक करता है। पहले मैं आपको थोड़ा सा एक आइडिया देता हूं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से रिलेटेड। देखो बच्चों, ICAI ने जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बना रखे हैं उसमें AS नंबर 7 और AS नंबर 9, मेरी बात को ध्यान से सुनना बच्चों, मैं AS 9 भी आप बच्चों को पढ़ाऊंगा इसके जस्ट बाद में, यानी पॉइंट को समझो। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 7 और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 9 ये दो ऐसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है बेटा जो रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन की बात करते हैं। यानी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बात करता है कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड रेवेन्यू को कैसे बुक करना है। यानी AS7 जो है बेटा वो एक स्पेसिफिक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है जो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड एक्टिविटीज पे अप्लाई होगा, और AS9 जो है बच्चों उसका नाम है रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन। वो बात करता है अदर देन कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट की। यानी आप एक सिंपल टर्म्स में बात करो कि हमारे जितने भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बने हुए हैं उसमें से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 7 और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 9 ये दो ऐसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है जो हमें बताते हैं कि हमें अपनी रेवेन्यू यानी अपनी इनकम को कैसे रिकॉग्नाइज करना है या कब उसे बुक्स में रिकॉर्ड कर लेना है। दो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। बट बच्चों AS7 जो है वो बात करता है हमारे कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, यानी एक स्पेसिफिक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, और बाकी के जो इनकम है उसे डील की जाती है बेटा AS9 के अंदर। तो अभी हम AS7 पे, तो हमें कंस्ट्रक्शन के बारे में पढ़ना चाहिए। सबसे पहले देखो बच्चों, आपको मैं एक बात बताना चाहता हूं, कंस्ट्रक्शन क्या होता है। कंस्ट्रक्शन को एक आम भाषा में एक सिंपल टर्म्स में समझे तो किसी एसेट को बनाना। जैसे आपने देखा होगा कोई बिल्डिंग बन रहा है, कोई कॉम्प्लेक्स बन रहा है, कोई फ्लाईओवर बन रहा है, कोई ब्रिज बन रहा है, कोई फैक्ट्री तैयार की जा रही है, ये सब क्या है? कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज हैं। अब समझने का पॉइंट ये कि कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है तो डेफिनेटली वहां दो पार्टीज इन्वॉल्व होंगी। बेटा किसी भी एग्रीमेंट, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर दो पार्टी का इन्वॉल्वमेंट होगा। अच्छा, अब कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट में जो दो पार्टीज होती हैं बेटा उन्हें बोला जाता है कॉन्ट्रैक्टर और कॉन्ट्रैक्टी। मैं पहले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 का बेस तैयार कर रहा हूं बेटा, आराम आराम से सुनते रहना। आपको क्या समझना है?
कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हमारे पास दो पार्टीज होंगी, एक होगा बेटा कॉन्ट्रैक्टर और एक होगा बेटा कॉन्ट्रैक्टी। कॉन्ट्रैक्टर और कॉन्ट्रैक्टी दो पार्टी बेटा एक एग्रीमेंट साइन करते हैं किसी भी बिल्डिंग किसी भी एसेट को बनाने के लिए। सवाल आता है कि सर कॉन्ट्रैक्टर कौन होता है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं बेटा कॉन्ट्रैक्टर कौन होता है, जो उस एसेट को बनाने की जिम्मेदारी लेता है, जो उस एसेट को कंस्ट्रक्ट करेगा, जो उस एसेट को बनाकर देगा, वो कहलाता है कॉन्ट्रैक्टर। जैसे बेटा मुझे एक घर बनवाना है अपने लिए, बात को समझना, आपको पता है डीएलएफ इंडिया की बहुत बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी है। मैं डीएलएफ के पास गया, मैंने कहा कि साहब मेरे लिए एक रेजिडेंशियल हाउस तैयार करके दो। उन्होंने बेटा कहा कि ठीक, हम आपको रेजिडेंशियल हाउस बनाकर दे देंगे। पॉइंट को समझने की कोशिश करो। तो इस केस में बेटा डीएलएफ को बोला जाएगा कॉन्ट्रैक्टर और मुझे यानी मैं हूं कस्टमर, मुझे बेटा बोला जाएगा कॉन्ट्रैक्टी। कॉन्ट्रैक्टी और कस्टमर एक ही बात होती है और कॉन्ट्रैक्टर जो है बेटा वो है जो कंस्ट्रक्शन का काम करके देगा, जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी को परफॉर्म करेगा, जो काम करवाता है वो कहलाता है कॉन्ट्रैक्टर। अब अगला सवाल आता है कि ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर एप्लीकेबल है या कॉन्ट्रैक्टी के ऊपर एप्लीकेबल है। तो मैं आपको क्लियर कर दूं, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 7 सिर्फ और सिर्फ कंस्ट्रक्शन की उन एक्टिविटीज पे लगेगा जो कॉन्ट्रैक्टर के यहां पर हो रहे हैं। यानी सिंपल बात करें तो AS 7 सिर्फ कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर अप्लाई होगा, यानी डीएलएफ को AS 7 फॉलो करना होगा, ना कि बेटा मुझे यानी कस्टमर को AS 7 फॉलो करना पड़ेगा। तो क्या समझ में आया? कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट का यह अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ओनली कॉन्ट्रैक्टर को अप्लाई करना है। कॉन्ट्रैक्टी के लिए इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में कोई भी बात नहीं बताई गई है। कॉन्ट्रैक्टी से रिलेटेड हम यहाँ पर कोई भी प्रोविजंस आपको बेटा नहीं पढ़ाने वाले हैं। आप ये मानकर चलोगे ये पूरा का पूरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर लगने वाला है। हाँ जी, समझ आया बेटा? हाँ जी सर, ये बात हमें बड़े आराम से क्लियर हो जाती है। अब सबसे पहले बेटा कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं, जैसे मैंने कहा किसी एसेट को बनाने का, कोई हाईवे बनाने का, कोई रोड बनाने का, कोई फ्लाईओवर बनाने का, कोई ब्रिज बनाने का। अब सवाल ये आता है कि कॉन्ट्रैक्ट भी दो तरीके के हो सकते हैं। मैं कॉन्ट्रैक्ट को टाइम के अकॉर्डिंग दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूं, ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग, टाइम के अकॉर्डिंग कॉन्ट्रैक्ट दो तरीके के हो सकते हैं। जैसा कि अगर मैं बच्चों के साथ बात करूं बेटा, तो मेरे पॉइंट को समझने की कोशिश करना। मैं ऐसे आपको समझाने के लिए बोल रहा हूं। अगर हम कॉन्ट्रैक्ट को टाइम के बेसिस पे डिवाइड करें बेटा, तो कॉन्ट्रैक्ट हमारे दो तरीके के हो जाते हैं। एक हो जाता है बच्चों हमारा लॉन्ग टर्म कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, लॉन्ग टर्म कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, और दूसरा होता है बच्चों हमारा शॉर्ट टर्म कंस्ट्रक्शन, शॉर्ट टर्म कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। सर मतलब नहीं समझे आप क्या कहना चाह रहे हो? अभी समझ में आएगा, इतना टेंशन क्यों लेते हो बेटा? अभी आराम से सारी बातें समझ में आएंगी। देखो जी, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट को हम टाइम के बेसिस पे दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। होता है लॉन्ग टर्म कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। लॉन्ग टर्म कौन सा होता है, शॉर्ट टर्म कौन सा होता है, पहले इनके बारे में थोड़ा थोड़ा हम समझ लेते हैं। बेटा देखो, शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट कौन सा होता है, जो इसी ईयर में स्टार्ट होगा, यानी कॉन्ट्रैक्ट इसी ईयर में हमने किया और सेम अकाउंटिंग ईयर के अंदर वो एसेट बनके तैयार हो जाती है। जैसे बेटा मैंने किसी को कोई काम दिया कि मेरे लिए बिल्डिंग तैयार करो, यानी मैं कॉन्ट्रैक्टी और सामने वाली पार्टी बेटा कॉन्ट्रैक्टर। कॉन्ट्रैक्टर ने ये बिल्डिंग मुझे उसी ईयर के अंदर सेम फाइनेंशियल ईयर में अगर वो बिल्डिंग कंप्लीट करके दे दी, तो वो कहलाता है शॉर्ट टर्म कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। लॉन्ग टर्म कब होगा, मैंने काम उसे करंट ईयर में दिया, वो काम नेक्स्ट ईयर या उसके नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में जाके कंप्लीट हो रहा है, यानी एक ऐसा कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट जिसे बनने में 1 साल से ज्यादा का टाइम लगता है बेटा, वो कहलाता है लॉन्ग टर्म कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। अब समझना ये है, पहले क्या था मैंने, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 7 ओनली कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट पे लगेगा। फिर मैंने कहा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 7 ओनली कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर एप्लीकेबल होगा, कॉन्ट्रैक्ट इसके दायरे से बाहर कर दिया गया। तीसरी बात जो बोलने जा रहा हूं उसे भी ध्यान से सुनना, AS 7 जो है बेटा
वो कभी भी शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट पे अप्लाई नहीं होगा, यानी AS7 के दायरे में कोई भी शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट नहीं आने वाला है। यानी सिंपल सा पॉइंट है, AS7 के अंदर सिर्फ और सिर्फ कौन से कॉन्ट्रैक्ट को शामिल किया गया बच्चों, ओनली लॉन्ग टर्म कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट को AS7 के डेफिनेशन में रखा गया है। आई होप यहां तक की बातें सभी बच्चों को बड़े आराम से समझ आ गई होंगी, कोई डाउट नहीं चल रहा होगा। नहीं जी सर, ये सारी बातें बेटा हमें क्लियर है। तो क्या क्या समझ में आया, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर लगेगा और सिर्फ लॉन्ग टर्म कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर लगेगा। अब कुछ बच्चे ऐसा सोच रहे होंगे कि सर एक बात बताओ, ये सिर्फ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट पे अप्लाई क्यों होता है। देखो बेटा इसका एक रीजन है, मैं बताता हूं। देखो शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट मान लो ऐसा होता है, जैसे मान लो ये हमारा ईयर चल रहा है 1/4/2021 और ये बेटा 31 मार्च 22 को एंड हो जाएगा। ठीक है जी सर। अब मान लो यहां पर कॉन्ट्रैक्टर को एक काम मिला, यहां पर रहने दो, मान लेते हैं उसको काम मिला बेटा यहां पर 1 मई को, और ये काम 1 नवंबर को कंप्लीट हो जाता है। मेरे पॉइंट को समझने की कोशिश कर, अगर कॉन्ट्रैक्टर को, देखो कॉन्ट्रैक्ट पे तो लगेगा ही नहीं तो बात ही खत्म। कॉन्ट्रैक्टर ने एक काम करंट ईयर में एक्सेप्ट किया, यानी 1 मई को एक्सेप्ट किया और 1 नवंबर को वो काम कंप्लीट हो गया, यानी ये पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट कर दिया गया सेम ईयर के अंदर। इस केस में क्या होगा, इस कॉन्ट्रैक्ट से कॉन्ट्रैक्टर को फायदा होगा कि नुकसान होगा, ये सारी बातें बेटा उसे 1 नवंबर को पता चल जाएंगी। यानी इस कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट से फायदा हुआ कि नुकसान हुआ, ये बेटा ईयर एंड होने से पहले डिसाइड हो जाएगा और उसी के अकॉर्डिंग बेटा कॉन्ट्रैक्टर अपना प्रॉफिट या लॉस बुक कर लेगा। जब सेम ईयर में कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया तो प्रॉफिट या लॉस उसके सामने है, फायदा हुआ तो फायदा रिकॉर्ड करेगा, लॉस हुआ तो बच्चों लॉस रिकॉर्ड कर लेगा। प्रॉब्लम कब आती है, अब ऐसे समझना, प्रॉब्लम आती है अब जैसे मान लो ये हमारा ईयर है 1/4/2021, एक ईयर हमारा यहां पर कंप्लीट हो जाएगा 31/2022, फिर आ जाएगा 31 मार्च 2023 और है जी 31 मार्च 2024। मतलब एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो 1 मई को लिया गया बट कंप्लीट होगा ये जाकर 31 मार्च 2024 को। समझने की कोशिश करना, कॉन्ट्रैक्टर ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, उसने बेटा मान लो एक हाईवे बनाने का कॉन्ट्रैक्ट ले लिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला दिल्ली से लेकर हैदराबाद तक तुम्हें एक हाईवे बनाकर देना, दिल्ली से हैदराबाद हाईवे बनाना है। कॉन्ट्रैक्टर कह रहा ठीक है मैं दिल्ली से हैदराबाद का हाईवे तैयार कर दूंगा, बट उसने कहा कि इस हाईवे को बनने में 2.5-3 साल का समय लगेगा। यानी कॉन्ट्रैक्टर ने कहा कि इसमें टाइम लगेगा, एक सिंगल डे में ये रोड, ये हाईवे बनकर तैयार नहीं हो सकता, यानी लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट होगा। अब बेटा समझने की कोशिश करो, जो कॉन्ट्रैक्टर है उसके लिए प्रॉब्लम क्या आएगी, जब वो 31 मार्च 2022 को जब 21-22 का फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा होगा, जब वो अपनी बुक्स को क्लोज कर रहा होगा तो उसे समझ ही नहीं आएगा कि वो इस पीरियड के लिए कितना प्रॉफिट बुक करे, यानी 21-22 में कितनी रेवेन्यू बुक करे, कितनी कॉस्ट बुक करे, या जब 22-23 का ईयर एंड होगा तो उसे समझ नहीं आएगा 22-23 में कितना प्रॉफिट कितना लॉस बुक करे और 23-24 में कितना बुक करे। देखो बेटा एक्चुअल प्रॉफिट होगा या लॉस होगा ये कब पता चलेगा, जब वो कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो जाएगा, जब वो 100% एसेट बनाकर दे देगा तब पता चलेगा कि कॉन्ट्रैक्ट से उसे फायदा हुआ कि कॉन्ट्रैक्ट से उसे नुकसान हुआ। पॉइंट ये है कि ये लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट है, तो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट के दौरान बीच में ईयर एंड हो रहा होगा, तो जब ईयर एंड हो रहा होगा तो कॉन्ट्रैक्टर के लिए डिफिकल्टी आ जाएगी कि वो इस ईयर के लिए कोई प्रॉफिट बुक करे या यहां बुक करे या यहां बुक करे। अगर हर साल वो प्रॉफिट बुक करे तो हर साल वो कितना प्रॉफिट बुक करे, इन सारी चीजों के बेटा उसके पास जवाब नहीं होंगे, इसलिए AS7 बनाया गया। और क्या बोला गया, अगर कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग टर्म है तो आपको लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट की अकाउंटिंग कैसे करनी है एज पर AS7 चलो, और उसी के अकॉर्डिंग आप अपने यहां पर अपना प्रॉफिट या लॉस रिकॉर्ड करोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो आपको क्या समझ में आया, लॉन्ग टर्म पे क्यों लगा बेटा। एक बात सोचो, अगर 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है
तो जरा सोचो, क्या एक सिंपल सा सवाल पूछ रहा हूं, क्या सारा का सारा प्रॉफिट हमें लास्ट ईयर में बुक करना चाहिए, या कुछ हमें करंट ईयर 1 में, कुछ सेकंड में, कुछ थर्ड ईयर में? यानी अब सवाल ये कि ईयर 1 में कितना बुक करें, ईयर 2 में कितना, ईयर 3 में कितना, या सारा का सारा पहले ईयर में बुक कर ले, या सारा का सारा लास्ट ईयर में बुक कर ले। यानी यहाँ पर बहुत सारे सवाल थे, उन सभी सवालों के लिए बेटा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 बनाया गया और एक स्टैंडर्ड बना दिया कि जितने भी कॉन्ट्रैक्ट लाइन में जो कॉन्ट्रैक्टर्स होंगे और अगर वो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट पे वो काम कर रहे हैं, तो वो अपनी अकाउंटिंग या अपनी प्रॉफिटेबिलिटी कैसे डिसाइड करेंगे, उन सारी बातों को बच्चों AS 7 में रखा गया। हाँ जी, क्लियर है? अगला पॉइंट, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मैंडेटरी नेचर का है बच्चों। मैंडेटरी का मतलब जितने भी कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट होंगे जो लॉन्ग टर्म बेसिस पे होंगे, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट जो लॉन्ग पीरियड वाले हैं, उन सभी के ऊपर AS 7 अप्लाई किया जाएगा। क्लियर है जी? अब हम बात करते हैं बच्चों सीधा सीधा, हमारे पास आपके सामने एक स्लाइड ओपन है, सभी बच्चे वहां पर पहुंचेंगे और मेरे साथ साथ सबसे पहले बच्चों कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट का ऑब्जेक्टिव पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आ जाओ जी साहब, क्या कह रहा है? आराम आराम से पहले पॉइंट पे बेटा देखो, जब भी कोई स्टैंडर्ड बनाया जाता है उसका कोई तो ऑब्जेक्ट होगा, कोई तो उद्देश्य होगा। किसी भी स्टैंडर्ड को ICAI ने बनाया होगा तो कुछ तो बेटा उनका विजन होगा कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्यों बनाया जा रहा है। तो ऑब्जेक्टिव के अंदर हम पढ़ते हैं भाई साहब क्या बात कर रहा है, क्या कह रहा है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 7 प्रेस्क्राइब करता है द प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग। क्या बताता है? अकाउंटिंग के प्रिंसिपल फॉर कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्टर। मैंने देखो हाईलाइट भी कर रखा है। यानी ये क्या कह रहा है, ये अकाउंटिंग के प्रिंसिपल बताता है। यानी जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए जाएंगे तो उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाने के लिए जो जो प्रिंसिपल यूज किए जाएंगे कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट के लिए, और याद रखना सिर्फ कॉन्ट्रैक्टर की बुक्स में ही अप्लाई होगा। आगे क्या कह रहा है? द फोकस ऑफ द स्टैंडर्ड इज ऑन प्रिंसिपल ऑफ रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन बाय द कॉन्ट्रैक्टर। इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का मेन ऑब्जेक्ट क्या है? ये कॉन्ट्रैक्टर पे लगेगा और कॉन्ट्रैक्टर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते वक्त ये बताएगा कि रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज कैसे करना है, रेवेन्यू को बुक्स में कैसे लेकर आना है, कैसे रिकॉर्ड करना है। इन बातों के बारे में हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 7 यानी AS 7 हमें बताएगा। ये था बच्चों ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड बातें। आई होप सभी बच्चों को ऑब्जेक्ट क्लियर हो गया होगा। वैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया था। आगे कहता है जी स्कोप एंड एप्लीकेबिलिटी क्या है, इस स्टैंडर्ड का कितना स्कोप है, क्या इसकी एप्लीकेबिलिटी होने वाली है। अकाउंटिंग फॉर कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्टर, इसका जो स्कोप है वो कॉन्ट्रैक्टर की बुक्स पे लगेगा, यानी कॉन्ट्रैक्टर पे अप्लाई होगा। साफ साफ लिखा नॉट एप्लीकेबल टू द कॉन्ट्रैक्टी, मैं पहले ही बता चुका हूं। ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्टर पे लगेगा, कॉन्ट्रैक्टी पे अप्लाई नहीं होगा। आप कभी भी ये मत सोचना कि सर कॉन्ट्रैक्टी के लिए AS 7 क्या बताता है। AS 7 कॉन्ट्रैक्टी पे एप्लीकेबल नहीं है, ओनली कॉन्ट्रैक्टर की बुक्स कैसे तैयार होंगी और इनफैक्ट कॉन्ट्रैक्टर आपने यहां रेवेन्यू को कैसे रिकॉर्ड करेगा उसके बारे में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 बताता है बच्चों। सबसे पहले अब सवाल आता है, देखो बेटा AS का नाम था जी कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। तो जब भी कोई AS बनाया जाता है, अब सबसे बड़ा मुद्दा यह आता है कि साहब कंस्ट्रक्शन का मीनिंग क्या है। एक बात बताओ आपके अकॉर्डिंग, भाई सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है ना कि आप कंस्ट्रक्शन से समझ क्या रहे हो, कंस्ट्रक्शन का मीनिंग क्या है, तुम्हारे लिए कंस्ट्रक्शन का मीनिंग क्या है, किसी और के लिए क्या है। इन सारी बातों को बताने के लिए बेटा AS 7 ने डेफिनेशन देगी। AS 7 कहता है कि भाई साहब कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट का यही मतलब है। उस डेफिनेशन को जरा हम एक बार रीड कर लेते हैं बेटा, वो क्या कह रहे हैं, पढ़े क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं। कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट इज ए कॉन्ट्रैक्ट, क्या कह रहे हैं, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट एक कॉन्ट्रैक्ट है जो स्पेसिफिकली नेगोशिएट किया जाता है फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ एन एसेट,
क्या कह रहा है, एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो नेगोशिएट किया जाता है। नेगोशिएट करने का मतलब आपस में दोनों बातचीत करके डिसाइड करते हैं, नेगोशिएट किया जाता है फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ एन एसेट। एन एसेट का मतलब है सिंगल एसेट, ठीक है, और कॉम्बिनेशन ऑफ एसेट। दोबारा समझना, एक कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट का मतलब एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो स्पेसिफिकली नेगोशिएट किया जाता है, किस लिए, किसी एक इंडिविजुअल एसेट को बनाने के लिए या कॉम्बिनेशन ऑफ एसेट बनाने के लिए। यानी एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसके अंदर हम या तो एक सिंगल एसेट बनाएंगे या एक से ज्यादा एसेट बनाएंगे, यानी मोर देन वन एसेट का कंस्ट्रक्शन होगा। जैसे बेटा मान लो, ध्यान से समझना, मान लो मैं कॉन्ट्रैक्टर हूं, आप मेरे पास आए, आपने कहा, ध्यान से समझना, कि सर आप हमारे लिए एक बिल्डिंग बना कर दो। अब आपने मुझे कहा कि मैं आपके लिए एक बिल्डिंग बनाऊं, तो एक सिंगल एसेट का क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया। आप मेरे पास आए या गवर्नमेंट मेरे पास आती है, गवर्नमेंट कहती है हमारे लिए एक ब्रिज तैयार कर दो, गवर्नमेंट कहती है हमारे लिए एक फ्लाईओवर तैयार कर दो। ये सारी चीजें बेटा क्या है, एक सिंगल एसेट का कंस्ट्रक्शन करने के बारे में बात करें। दोबारा पढ़ना, एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो स्पेसिफिकली नेगोशिएट किया जाता है फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ एन एसेट। एन एसेट के साथ ये वाले एग्जांपल्स पढ़ लो, एन एसेट के साथ, यानी इंडिविजुअल एसेट की जब बात होगी, जैसे एक ब्रिज बनाने का काम मिला, एक बिल्डिंग बनाने का काम मिला, एक डैम बनाने का काम मिला, ये बेसिकली एक इंडिविजुअल एसेट कंस्ट्रक्ट करने के बारे में बात कर रहा है। आगे पढ़ो, कह रहा है सिंगल एसेट बनाएंगे तो भी, और आगे क्या कह रहा है, कॉम्बिनेशन ऑफ एसेट दैट आर, कॉम्बिनेशन के बारे में क्या कह रहा है, दैट आर क्लोजली इंटररिलेटेड और इंटरडिपेंडेंट, वो एक दूसरे से, यानी जब हम कॉम्बिनेशन ऑफ एसेट तैयार करेंगे, जब एक ही कॉन्ट्रैक्ट में हम एक से ज्यादा एसेट बनाएंगे, तो वो सभी एसेट इंटर रिलेटेड होंगी और इंटर डिपेंडेंट होंगी। अब सवाल आता है इंटरडिपेंडेंट और इंटर रिलेटेड किस सेंस में बोला जा रहा है, तो क्या कह रहा है, इन टर्म ऑफ देयर डिजाइन, यानी उनकी डिजाइन एक दूसरे से मिलती जुलती होगी। अगर मुझे एक ही कॉन्ट्रैक्ट में दो एसेट बनाने पड़ रहे हैं तो उनका डिजाइन एक जैसा है या उनकी टेक्नोलॉजी एक जैसी है, उनको बनाने के लिए जो टेक्नोलॉजी यूज की जा रही है, यानी दोनों एसेट को बनाने के लिए सेम टेक्नोलॉजी यूज की जा रही है, या उनका फंक्शन एक जैसा है, या फिर उनका अल्टीमेट पर्पस यानी यूज एक जैसा। तो मैं क्या कहूंगा, जब बात कॉम्बिनेशन ऑफ एसेट की होगी तो आप क्या देखोगे, वो इंटर रिलेटेड और इंटर डिपेंडेंट होंगी। किन टर्म्स में, वो डिजाइन के अकॉर्डिंग इंटरडिपेंडेंट है, डिजाइन के सेंस में देख लो, टेक्नोलॉजी के एंगल से देख लो, उनका अल्टीमेट यूज के पर्पस से देख लो, या फिर बेटा उनके फंक्शंस के अकॉर्डिंग देख लो। अगर वो अपनी डिजाइन में एक जैसी हैं, टेक्नोलॉजी में एक जैसी हैं, उनका फंक्शन एक जैसा है, या उनका अल्टीमेट यूज जो है वो एक जैसा है, तो मैं कह सकता हूं यहां पर बेटा उन कॉम्बिनेशन ऑफ एसेट को भी कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट बोला जाएगा। अब कॉम्बिनेशन की एग्जांपल क्या है, रिफाइनरीज, आपको पता है बड़ी बड़ी रिफाइनरी सेटअप की जाते हैं। अब रिफाइनरी के अंदर क्या होंगे, बहुत सारे प्लांट एंड मशीनरी। मान लो बेटा रिलायंस कंपनी को बहुत बड़ा रिफाइनरी लगाना था गुजरात के अंदर, और रिलायंस ने वो रिफाइनरी लगाने का काम हमें दे दिया। अब बेटा उस रिफाइनरी में क्या होगा पता नहीं, अलग अलग तरीके के प्लांट, अलग अलग तरीके की मशीनें वहां इंस्टॉल की जाएंगी, वहां पर मशीनें लगाई जाएंगी। जरा सोचो, वो सारे के सारे प्लांट, वो सारी की सारी मशीनें क्या होंगी, एक दूसरे से कनेक्टेड होंगी, यानी इंटर रिलेटेड और इंटर डिपेंडेंट होंगी। किसमें, उनकी डिजाइन एक जैसी होगी, उनका टेक्नोलॉजी एक जैसा यूज होगा, उनका अल्टीमेट यूज एक जैसा होगा, या उनके फंक्शंस एक जैसे होंगे, या अदर कॉम्प्लेक्स पीसेज ऑफ प्लांट और इक्विपमेंट एटसेट्रा। यानी सिंपल एक बात है बेटा, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट का मतलब एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो स्पेसिफिकली नेगोशिएट किया जाता है किसी एक सिंगल एसेट को बनाने के लिए, या कॉम्बिनेशन ऑफ एसेट, बहुत सारी एसेट को बनाने के लिए किया गया वो कॉन्ट्रैक्ट, बट जो हम उस एग्रीमेंट के तहत कई एसेट तैयार करेंगे, यानी एक से ज्यादा एसेट तैयार करेंगे, वो इंटर रिलेटेड और इंटर डिपेंडेंट होंगे। किसके सेंस में, डिजाइन से मिलती जुलती होंगी, टेक्नोलॉजी में मिलती जुलती होंगी, उनका फंक्शन एक जैसा होगा, या उनका अल्टीमेट यूज एक जैसा होगा।
तो ये बेटा कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट की है जी डेफिनेशन। इन केस आपके एग्जाम के अंदर कभी भी बेटा अगर कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट के बारे में एक शॉर्ट नोट आ जाए तो आपको बेटा उस डेफिनेशन को लिख कर आना है। पूरी डेफिनेशन मैंने अपने अकॉर्डिंग आपको समझाई, सभी बच्चे एक बार से पढ़कर देखो जी, क्या ये डेफिनेशन आप सभी बच्चों को समझ आ जाती? देखो बेटा, क्लियर है? तो ये क्या कह रहा है, अगर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर अगर हम एक सिंगल एसेट बनाते हैं तो वो भी कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट है, या एक ही कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हम 10 एसेट तैयार करते हैं जो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, उन 10 एसेट को बेटा हम एक ही कॉन्ट्रैक्ट मानेंगे, यानी एक ही कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा, यानी उसे सिंगल कॉन्ट्रैक्ट के जैसा ट्रीट किया जाएगा। अब सवाल आता है यहाँ पर कंस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्शन और रिस्टोरेशन के बारे में बात की जा रही है। अभी तो हमने किसके बारे में बात की कि किसी एसेट को बनाने का कोई कॉन्ट्रैक्ट मिला हमें। अब वो सिंगल एसेट भी हो सकती है, ग्रुप ऑफ एसेट भी हो सकती है। अब कुछ यहाँ पर एक अलग से कुछ पॉइंट बताए गए हैं, यानी इन बातों को भी बेटा यहाँ पे रखा जाएगा। अब सुनो ध्यान से, मान लो बेटा, मान लो बच्चों हमें एक ऐसा काम मिला, ध्यान से समझना। जैसे मान लो बेटा मैं एक आर्किटेक्ट हूं। अब आपको पता है आर्किटेक्ट का काम क्या होता है, डिजाइन वगैरह बनाकर देने का, तो यानी आर्किटेक्ट बेसिकली एक सर्विस प्रोवाइडर होता है। पॉइंट को समझने की कोशिश करना। मान लो एक बिल्डिंग को बनाया जा रहा है, उस बिल्डिंग से रिलेटेड आर्किटेक्ट की जरूरत थी और उस आर्किटेक्ट की सर्विसेज का काम मुझे दिया गया, तो सवाल ये आता है कि क्या आर्किटेक्ट के ऊपर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 7 अप्लाई होगा? तो मैं आपको बता दूं, यहां क्लियरली बताया गया है कि AS7 जो है वो आर्किटेक्ट की सर्विसेज के ऊपर लगेगा। यानी आपको एसेट बनाने का काम नहीं मिला, कोई बात नहीं, आप एसेट नहीं बना रहे, पर एसेट को बनाने के लिए आप ऐसी सर्विसेज दे रहे हो जो डायरेक्टली उस एसेट के कंस्ट्रक्शन के लिए जरूरी है, तो आपके ऊपर भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 अप्लाई हो जाएगा। तो पढ़ें क्या कह रहा है जी यहाँ पर, यानी सवाल बड़ा क्लियर है, किसी एसेट को बनाया जा रहा है, उस एसेट को बनाने के लिए अगर हम कोई ऐसी सर्विस दे रहे हैं जो डायरेक्टली उस एसेट से रिलेटेड है, तो वो बेटा AS7 के दायरे में आ जाएगा। पढ़ो क्या कह रहा है, क्या कह रहा है जी, दोज इन्वॉल्विंग रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज, क्या कह रहे हैं, जो सर्विस रेंडर करते हैं, विच आर, वर्ड ध्यान से देखना, डायरेक्टली, इनडायरेक्ट सर्विसेज की बात नहीं हो रही, डायरेक्टली सर्विसेज की बात हो रही है, रिलेटेड टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ द एसेट, फॉर एग्जांपल दोस फॉर द सर्विस ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड आर्किटेक्ट। क्या कह रहे हैं, जो आर्किटेक्ट से रिलेटेड सर्विसेज होती हैं या प्रोजेक्ट को मैनेजमेंट से रिलेटेड जो सर्विसेज होती हैं, यानी वो डायरेक्टली कंस्ट्रक्शन में इन्वॉल्व नहीं है, बट वो अपनी सर्विसेज वहां डिलीवर कर रहे हैं जो उस एसेट को बनने के लिए जरूरी है, उस कंस्ट्रक्शन के लिए अगर वो सर्विस जरूरी है, डायरेक्ट सर्विस है, तो उस सर्विस के ऊपर बेटा AS7 लगेगा। तो मैं आपको कहना चाह रहा हूं, अगर कोई आर्किटेक्ट है जो किसी एसेट से रिलेटेड सर्विस देता है, तो बेटा उसके ऊपर भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 लगेगा। यानी सिंपल है, आर्किटेक्ट की सर्विसेज भी AS7 के दायरे में आ जाएंगी। पॉइंट नंबर 2, दोज इन्वॉल्विंग डिस्ट्रक्शन ऑफ एसेट, एग्जांपल शिप ब्रेकिंग। इसका मतलब क्या है बेटा, इसका मतलब है कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट में सिर्फ एसेट को बनाने का काम ही नहीं मिलेगा, अगर आपको एसेट तोड़ने का काम मिला है, डिमोलिश करने का काम मिला है। मान लो बेटा, जैसे यहां पर बताया शिप ब्रेकिंग, आपको पता है जहाज बहुत बड़े बड़े होते हैं। अब जहाज को क्या करना, जब जहाज खराब हो जाता है, जब वो एक्टिव यूज में नहीं आता है, तो बेटा उसे क्या करते हैं, उसे उसके पार्ट, जो यूज वाले पार्ट्स हैं वो निकाल लेते हैं, बाकी के पार्ट्स को हम स्क्रैप में सेल कर देते हैं। मान लो बेटा हमें एक जहाज को डिसमेंटल करने का काम मिला, उस जहाज को तोड़ने का काम दिया गया, तो इस केस में बेटा हमारा ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये भी AS7 के दायरे में आएगा। यानी कंस्ट्रक्शन में सिर्फ एसेट बनाने का काम ही नहीं मिलेगा, अगर एसेट को डिमोलिश करने का, एसेट को तोड़ने का, डिसमेंटल करने का काम मिला, तो बच्चों वो भी AS7 के दायरे में आ जाएगा। जैसे मान लो, जैसे बच्चों मान लो गवर्नमेंट के बहुत बड़ा पुराना बिल्डिंग है, गवर्नमेंट के कॉम्प्लेक्स है, गवर्नमेंट वहां पर एक नई बिल्डिंग बनवाएगी, तो गवर्नमेंट ने हमें काम दे दिया कि इस पुरानी बिल्डिंग को
डिमोलिश करना है, तोड़ना है। आपको मैं एक बात बता देता हूं बेटा, पुरानी बिल्डिंग को तोड़ना इतना आसान नहीं है कि सर क्रेन बुला लो तोड़ दो। आपने देखा होगा मेट्रो सिटीज के अंदर, दिल्ली के अंदर, मुंबई के अंदर एक बिल्डिंग के बगल में दूसरी बिल्डिंग टच में होती है, पता चले आप डिमोलिश इस बिल्डिंग को करना चाहते हो और क्रेन ने बेटा दूसरी बिल्डिंग को गिरा दिया, तो गड़बड़ हो जाएगी ना। तो अगर आपको किसी बिल्डिंग को डिमोलिश करने का काम दिया गया है तो वो भी AS 7 में कवर होगा, यानी कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट में ही माना जाएगा। तो क्या काम है, अगर आर्किटेक्ट से रिलेटेड सर्विसेज है AS 7 में ही आएंगी। आपको किसी एसेट को डिमोलिश डिसमेंटल करने का काम दिया गया, AS 7 में ही रखा जाएगा। क्लियर है जी। आगे क्या कह रहा है, कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिस्ट्रक्शन और रिस्टोरेशन ऑफ एसेट एंड द रिस्टोरेशन ऑफ द एनवायरनमेंट फॉलोइंग द डिमोलिशन ऑफ एसेट, एग्जांपल रिमूवल ऑफ ग्रेडिंग, लेवलिंग एंड लैंडस्केपिंग। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सिंपल है, आपने किसी एसेट को डिसमेंटल किया, किसी एसेट, जैसे मान लो एक बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग को डिसमेंटल कर दिया, तोड़ दिया। अब आपको पता है बिल्डिंग तोड़ दोगे तो वहां पर बहुत सारा कचरा इकट्ठा हो जाएगा। अब उस साइट को क्या करना पड़ेगा, क्लीन करना पड़ेगा, उस साइट को लेवलिंग करना पड़ेगा, उस यानी उस साइट को एक लेवल पे लेकर आना पड़ेगा। तो मैं आपको कहना चाह रहा हूं, अगर हमें उस जगह को रिस्टोर करने का काम मिला, उस जगह को हमें दोबारा से रेडी टू यूज बनाने का काम दिया गया, तो वो भी बेटा AS 7 में ही कवर किया जाएगा। मतलब आपने पुराने बिल्डिंग को तोड़ दिया, डिसमेंटल कर दिया, डिमोलिश कर दिया, अब वो जगह है, अब बेटा वहां पर इमीडिएटली नई बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट नहीं हो सकता। पहले आप क्या करोगे, वहां पर जितना भी कचरा इकट्ठा हो, सारे कचरे को आप यहां से हटाओगे, यानी उसे बेचोगे एज स्क्रैप। तो आप अगर वहां से जो स्क्रैप हटा रहे हो उसका अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट मिला तो उसके ऊपर भी AS 7 लगेगा। दूसरा पॉइंट, आपको उस कचरे को हटाने के बाद उस साइट को रिस्टोर करने का काम दिया गया, यानी उस साइट की लेवलिंग करने का काम दिया, यानी उसका एक लेवल बनाने का काम दिया गया कि आप मिट्टी डालकर आप एक लेवल फिक्स कर दो जमीन का, जिसके ऊपर हम एक नई बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करेंगे। तो ये लेवलिंग का जो काम दिया गया ना बच्चों, इसके ऊपर भी AS 7 अप्लाई हो जाएगा। तो क्या समझ में आया, अगर हमें कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड कोई सर्विस परफॉर्म करने का काम मिला है बट वो डायरेक्ट सर्विसेज है तो AS 7 लगेगा उन सर्विसेज के ऊपर भी। दूसरा, अगर आपको किसी एसेट को डिसमेंटल तोड़ने का काम मिला वो भी आ जाएगा। आपने किसी एसेट को तोड़ा, उसके स्क्रैप को सेल करने का आपको काम मिला, उस जमीन को, उस जगह को रिस्टोर करने का काम मिला, उस जगह का लेवलिंग करने का काम मिला, तो इसके ऊपर भी बेटा AS 7 लगेगा। यानी सिंपल सा पॉइंट है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सिर्फ और सिर्फ किसी एसेट के कंस्ट्रक्शन की ही बात नहीं करता, एसेट को तोड़ना, जमीन को रिस्टोर करने का, या आपको बेटा उस साइट को क्लीन करने का, क्लियर करने का भी अगर आपको काम दिया जाता है तो वो भी बच्चों AS 7 के दायरे में ही कवर किया जाएगा। क्या आप सारे बच्चे यहां तक एग्रीड हैं? क्या यहां तक आपको बातें समझ में आ गई? बोलो जी। हाँ जी सर, बड़े आराम से समझ, ये पॉइंट समझ में आ गए। यानी इन पॉइंट ये भी AS 7 में ही कवर किए जाएंगे। इन सभी के ऊपर भी बेटा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 अप्लाई होने वाला है। क्लियर है? तो आर्किटेक्ट की सर्विस बोल दो या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की सर्विस बोल दो, किसी एसेट को डिमोलिश करने का बोल दो, साइट को रिस्टोर करने का बोल दो, एनवायरनमेंट को वापस उसी कंडीशन पे लाने का बोल दो, लैंड को बेटा लेवलिंग करने का काम बोल दो। ये सारी की सारी चीजें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 के अकॉर्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट का ही पार्ट मानी जाएंगी। यानी ये तीनों चीजें भी बेटा AS 7 के अकॉर्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट का ही पार्ट बनेंगी। यानी इन्हें भी AS 7 के अंडर कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट में ही रखा जाएगा। चलिए सर, हमें ये समझ में आ गया। अब सवाल आता है अकाउंटिंग के पॉइंट से। बेटा समझो, अब हम क्या पढ़ रहे हैं जी? अकाउंट्स पढ़ रहे हैं। अकाउंट्स में हमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ाया जा रहा है। अब सवाल आता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के मुताबिक कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया जाएगा? मैं फिर से कह रहा हूं, ये अकाउंटिंग के पॉइंट के ऊपर, अकाउंटिंग एंगल से इन्हें डिवाइड किया गया है। क्यों सर? क्योंकि मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था टाइम के बेसिस पे।
मैंने कहा था कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट को हम टाइम के बेसिस पे बांट सकते हैं, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म, बट वो सारी चीजें अब यहाँ यूजलेस है बेटा, उनका यहाँ पर कोई काम नहीं है। अभी आपको ये समझ के चलना है कि कंस्ट्रक्शन के जितने भी कॉन्ट्रैक्ट है ना, एज पर AS7 उनकी अकाउंटिंग करने के लिए AS7 ने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया सीधा सीधा। एक बताया गया है जी फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट और दूसरा है जी कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट। क्या बताया गया? एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसका नाम है फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट और दूसरे का नाम है साहब कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट। पहले हमें फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट किसे माना जाता है, यानी फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट कौन से कॉन्ट्रैक्ट है उनके बारे में समझना है, फिर हमें बेटा कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में समझना है। एक बार हमारे एग्जाम में बेटा थ्योरेटिकल प्रॉब्लम आया था जिसमें उन्होंने हमसे पूछा कि आप अकाउंटिंग के एंगल से कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट को कितने पार्ट में डिवाइड करोगे, तो हम जवाब देंगे साहब एक हमारा फिक्स्ड प्राइस है, एक हमारा कॉस्ट प्लस। अगर वो आपको डेफिनेशन मांगे कि भाई साहब फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट कौन से हैं और कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट कौन से, तो वो क्या है, उनकी डेफिनेशन बेटा मैं यहां से आप बच्चों को समझाने वाला हूं। तो सबसे पहले बात करते हैं फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट क्या है। आराम से समझना, कोई जल्दबाजी नहीं है, सिर्फ आराम से तसल्ली से समझने की कोशिश करो। जैसे बेटा हम बात करते हैं, ये है जी जयपुर और ये है जी दिल्ली। अब हमारे पास गवर्नमेंट का एक कॉन्ट्रैक्ट आया, आराम से समझना, हम कॉन्ट्रैक्टर हैं जी, हमारे पास एक कॉन्ट्रैक्ट आया, गवर्नमेंट आई हमारे पास। गवर्नमेंट कहती है जयपुर से लेकर दिल्ली तक एक हाईवे बनाना है। एक हाईवे यानी एक रोड बनाने का हमें काम मिल रहा है, यानी हमें एक एसेट बनाने का काम दिया जा रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। गवर्नमेंट कहती है कि जयपुर से दिल्ली के लिए एक अलग से एक हाईवे बनाओ जो एक तरीके का यमुना एक्सप्रेस वे के जैसा हो, यानी एकदम सुपर फास्ट होना चाहिए। ठीक है जी, अब समझने की कोशिश करना। अब जयपुर से दिल्ली का ये जो हाईवे मिला है, मान लेते हैं बेटा समझने के लिए 300 किलोमीटर का एरिया है, 300 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करेंगे। मान लेते हैं गवर्नमेंट हमारे पास कहती है कि ये कॉन्ट्रैक्ट आप बना दो, मैंने बोला ठीक है ये कॉन्ट्रैक्ट हम कर देंगे। अब गवर्नमेंट बेटा कॉन्ट्रैक्टी है और मैं हूं जी कॉन्ट्रैक्टर। अब गवर्नमेंट और मैंने बेटा इस कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस डिसाइड कर लिया, बैठकर हम दोनों ने टेबल पे बेटा इसके प्राइस को नेगोशिएट कर लिया। गवर्नमेंट और मैंने इस प्राइस को नेगोशिएट कर दिया 10,000 करोड़ में। समझने की कोशिश करना, मैंने और गवर्नमेंट ने बैठकर बेटा ये फिक्स कर लिया कि ये जो हाईवे बनेगा, ये जो हाईवे तैयार किया जाएगा, इस हाईवे को कंस्ट्रक्ट करने के लिए मैंने कह दिया कि मैं इस हाईवे को बनाने के लिए 10,000 करोड़ रुपए चार्ज करूंगा। कितना बोला बेटा? 10,000 करोड़ रुपए मैं आपसे चार्ज करूंगा। ये मैं समझाने के पॉइंट से बोल रहा हूं। अगर गवर्नमेंट और कॉन्ट्रैक्टर एग्री हो जाते हैं इस प्राइस पे इस काम को करने के, इसे बोला जाता है फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट। एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जहां पर दोनों पार्टीज का मतलब है कॉन्ट्रैक्टी और कॉन्ट्रैक्टर इस बात को एग्री कर जाते हैं कि हाँ ये काम इतने रुपए में बना दो या आप ये काम हमारे लिए इतने रुपए में तैयार कर दो। मैंने कहा कि मैं ये काम 10,000 करोड़ में करूंगा, गवर्नमेंट ने कहा ओके हम इस काम के लिए आपको 10,000 करोड़ देंगे, तो बेटा फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट है। अब फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट में एक पॉइंट समझना, कल को अगर बात को समझने की कोशिश करना, अगर इस कॉन्ट्रैक्ट को बनाने में मेरी पॉकेट से 11,000 करोड़ रुपए का खर्चा हो गया, तो बेटा गवर्नमेंट से मुझे ओनली 10,000 करोड़ मिलेंगे, जो डिसाइड हो गया था कि आप इस काम को कंप्लीट करने के लिए 10,000 करोड़ रुपए मिलेंगे। गवर्नमेंट ने पहले बोल दिया कि ये काम इतने रुपए में करना है और हमने एग्री कर दिया। अब कल को अगर ये उससे ज्यादा में बन रहा तो इसमें गवर्नमेंट का कोई फॉल्ट नहीं, गवर्नमेंट आपको एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं करेगी। अगर कल को ये कॉन्ट्रैक्ट 8,000 करोड़ में बनकर तैयार हो जाए तो हमें यानी कॉन्ट्रैक्टर को 2,000 करोड़ का फायदा हो जाएगा। यानी स्टार्टिंग में ही अगर प्राइस को फिक्स कर लिया जाता है दोनों पार्टीज के द्वारा तो उसे बोला जाता है फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट। दोबारा समझना, ये फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट बोला जाता है। अगर इसी कॉन्ट्रैक्ट को मैं दूसरे तरीके से बोलूं, मान लो ये 10,000 करोड़ का यहां पर कोई लेना देना नहीं है, ऐसे समझो। अरे सर केजी लिख दिया आपने किलोमीटर को, सॉरी बाय मिस्टेक।
जयपुर से दिल्ली तक का जो डिस्टेंस है किलोमीटर है वो मान लो 300 किलोमीटर। बेटा पहले वो बाय मिस्टेक केजी लिखा था, ऐसे मत सोचना जयपुर से दिल्ली 300 किलो से, बाय मिस्टेक था नालायक को, तुम बताते तो हो। जयपुर से दिल्ली तक हाईवे बनेगा 300 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करेगा। गवर्नमेंट ने कहा ये हाईवे हमारे लिए बनाओ, मैंने कहा ठीक है ये हाईवे मैं आपके लिए बनाऊंगा, बट 1 किलोमीटर का रोड बनाने के लिए मैं आपसे 10,000 रुपए लूंगा। नहीं 10,000 बहुत कम हो जाते हैं, 1 करोड़ 1 लाख रुपए लूंगा, समझने के लिए मान लेते हैं। क्या कहा मैंने कहा कि जयपुर से दिल्ली तक मैं रोड बना दूंगा, उस रोड को बनाने के लिए पर किलोमीटर जितने भी किलोमीटर का रोड होगा ठीक है, 1 किलोमीटर बनाने के लिए मैं आपसे चार्ज करूंगा 1 लाख रुपए। इसका मतलब 300 किलोमीटर के लिए इसको 300 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी तो भी ये क्या कहलाएगा बेटा, फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। तो फिक्स्ड प्राइस का मतलब है या तो वो एक लमसम अमाउंट फिक्स कर दी जाए या यूनिट के बेसिस पे फिक्स कर दी जाए कि पर किलोमीटर इतने रुपए चार्ज करेंगे या पर किलोमीटर इतने रुपए देने पड़ेंगे, तो भी बेटा वो फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। दोबारा समझना, मान लो बेटा मैं एक बिल्डर हूं और मैं बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाता हूं, आप लोग मेरे पास आए, आपने कहा कि सर हमारे लिए हमारे ऑफिस पर्पस के लिए आप हमें 10 मंजिल की बिल्डिंग बना कर दो। अब समझना, आपकी बेटा एक कंपनी बहुत बड़ी कंपनी है, आप गुड़गांव में यानी गुरुग्राम में बेटा अपना एक ऑफिस बनवाना चाहते हो, आपने मुझे आकर कहा कि सर आपकी इतनी बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी है, सर हमारे लिए आप कंस्ट्रक्ट करो, हमें एक बिल्डिंग बना कर दो। आपने बिल्डिंग का स्पेसिफिकेशन बता दिया, डिजाइन बता दी, सब कुछ बता दिया। बताने के बाद आपने कहा कि सर ये बिल्डिंग बना दो, 10 फ्लोर की ये बिल्डिंग बने। मैंने बोला ठीक है जी, 10 मंजिल की बिल्डिंग बनकर तैयार हो जाएगी। मैंने कहा एक बिल्डिंग को बनाने के लिए मैं 10 करोड़ रुपए लूंगा। क्या बोला मैंने, 10 करोड़। ये है बेटा फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट। या मैंने ऐसा बोला कि एक फ्लोर बनाने के लिए, एक फ्लोर एक मंजिल बनाने के लिए मैं आपसे 1 करोड़ रुपए चार्ज करूंगा, तब भी बेटा क्या कहलाएगा, फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट। यानी फिक्स्ड प्राइस में टोटल अमाउंट भी एक साथ डिसाइड की जा सकती है और यूनिट के अकॉर्डिंग भी डिसाइड की जा सकती है। क्लियर है? हाँ जी सर, जरा एक बार रीड करें क्या कहता है फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन क्या कहता है, पढ़ो। फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट आर दोज इन विच, वो कॉन्ट्रैक्ट जिसके अंदर, इन विच पार्टीज एग्री टू फिक्स्ड प्राइस, दोनों पार्टी तैयार हो जाते हैं फिक्स लमसम अमाउंट के लिए। पार्टीज का मतलब कॉन्ट्रैक्टर एज वेल एज कॉन्ट्रैक्टिंग। आगे क्या कह रहा है, और पार्टीज एग्री टू फिक्स्ड रेट पर यूनिट ऑफ आउटपुट, यानी उन्होंने एक लमसम अमाउंट फिक्स नहीं की। जैसे दिल्ली से जयपुर से दिल्ली का जो रोड बन रहा था, मैंने कहा 10,000 करोड़ रुपए लूंगा, तो ये पहला पॉइंट हो गया, दोनों पार्टी एग्री हुई। या मैंने ऐसे कह दिया कि 1 किलोमीटर का रोड बनाने के लिए मैं 1 लाख रुपए लूंगा, तो भी बेटा ये पॉइंट नंबर 2 है, पार्टीज एग्री हो जाते हैं फिक्स्ड रेट, यानी पर किलोमीटर 1 लाख रुपए यूनिट ऑफ आउटपुट। बिल्डिंग के केस में मैंने कहा पूरे 10 मंजिल की बिल्डिंग बनाने के 10 करोड़, 1 मंजिल के लिए 1 करोड़ रुपए, which in some cases is subject to escalation clauses। आप जब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग पढ़ते हो, कॉस्टिंग के सिलेबस में जब आपको बेटा कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग पढ़ाया जाता है कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर, तो वहां पर आपको बताया गया होगा एक एस्केलेशन क्लोज होता है। बेटा एस्केलेशन क्लोज का मतलब क्या है, देखो कल को अगर महंगाई अगर नॉर्मल सिचुएशन से ज्यादा बढ़ेगी, बेटा क्या होता है कि ये लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट होता है। अब लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट में डर किस बात का रहता है, जैसे मान लो दिल्ली से जयपुर का है, ऐसे समझते हैं, मान लो मुझे एक बिल्डिंग बनाने का काम मिला, ठीक है जी, मैंने कहा कि बिल्डिंग में 10 करोड़ में बना दूंगा। मैंने क्या देखा होगा, मैंने चेक किया होगा कि आज सीमेंट किस रेट पे मिल रही है मार्केट में। मैंने देखा कि सीमेंट का बेटा एक बोरा, एक पैकेट आता है जिसे हम कट्टा बोल देते हैं आम लैंग्वेज में, यानी सीमेंट का एक बोरा, जैसे मैंने आज देखा कि मान लो 350 रुपीज का है एक पैकेट सीमेंट है, जिसके अंदर 20-25 किलो सीमेंट आती है, मान लो 350 रुपए का आता है, 350 रुपीज का। अब मैंने देखा ठीक है भाई, नॉर्मली 10% सीमेंट का प्राइस बढ़ जाता है, चलता है इतना, लेकिन मैंने कहा अगर बाई चांस मान लो सीमेंट की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाए और सीमेंट की इतनी सप्लाई ना हो पा रही है और अचानक से बेटा सीमेंट का प्राइस पहुंच जाए 500 रुपए पर पैकेट, तो बेटा कॉन्ट्रैक्टर इन सब सिचुएशंस से बचने के लिए, अपने आप को सेव करने के लिए, वो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक एस्केलेशन क्लॉज डलवा देता है। वो कहता है अगर किसी भी मटेरियल की
प्राइस अगर अब नॉर्मल तरीके से इंक्रीज हो जाएगी, अब नॉर्मल तरीके से अगर बढ़ जाएगी, तो ऐसे केस में बढ़ी हुई प्राइस का, बढ़ी हुई कॉस्ट का कुछ पार्ट मैं आपसे चार्ज करूंगा, यानी प्राइस बढ़ जाएगी तो मैं उस कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू को भी इंक्रीज करूंगा, क्योंकि अदरवाइज तो मैं वो काम कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा। मैंने उस बिल्डिंग को 10 करोड़ में बनाने का कमिटमेंट किया अभी की सिचुएशन के अकॉर्डिंग। अगर सिचुएशन खराब हो जाएगी, कल को बिल्डिंग के लिए जो सीमेंट यूज कर रहे हैं सीमेंट की प्राइस बढ़ जाएगी, तो ऐसे केस के अंदर हम क्या करेंगे, ऐसे केस के अंदर बेटा अगर एस्केलेशन क्लोज होगा तो कॉन्ट्रैक्टर कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू को बढ़वा लेगा। तो ये कहना क्या चाह रहा है, यानी अगर बाई चांस वो 10 करोड़ की बिल्डिंग, अगर 10 करोड़ की बिल्डिंग एस्केलेशन क्लोज की वजह से अगर 10.5 करोड़ में बनकर तैयार हो रही है, यानी एस्केलेशन क्लोज की वजह से कल को वो बिल्डिंग कंप्लीट करने के लिए मुझे 10.5 करोड़ रुपए मिले हैं, 10.5 करोड़। इसका मतलब ये नहीं कि वो फिक्स्ड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, वो फिर भी फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। यानी अगर कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू चेंज हो जाती है ड्यू टू एस्केलेशन क्लोज, तो भी बेटा हम उसे क्या मानकर चलेंगे, फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट ही मानकर चलेंगे। कल को बेटा अगर आपने अपने काम के अंदर चेंज कर दिया, वेरिएशन करवा दिया, पहले आपने बोला था कि सर 10 मंजिल की बिल्डिंग बनाओ, आपने फिर बोल दिया कि सर इसमें पार्किंग भी बना कर दो, काम बढ़ा दिया आपने, मैंने कहा 1 करोड़ रुपए लगेंगे, आप एग्री कर गए, तो अभी भी बेटा क्या बोला जाएगा, फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट ही बोला जाएगा। यानी प्राइस अगर चेंज हो रही है एस्केलेशन क्लोज की वजह से, महंगाई की वजह से, या तो बेटा उस काम में वेरिएशन आ गया, तो भी बेटा उसे क्या बोला जाएगा, फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट बोला जाएगा। क्लियर है यहाँ पे? हाँ जी सर। सेकंड है जी कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट। कौन सा कॉन्ट्रैक्ट बताया जा रहा है बच्चों यहाँ पर, कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट। अब ये क्या है जी, पहला कॉन्ट्रैक्ट हमने पढ़ा, एक बार इसे पढ़कर देखो, कोई डाउट है तो बेटा जल्दी से हमें बताइए। सर ये कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है, यहां पे लिखा हुआ जी कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट। जरा इसके बारे में हम आप बच्चों से कुछ बातचीत कर लेते हैं। कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट, पहले तो आप ये समझ लो ये होता क्या है, किस तरीके का कॉन्सेप्ट यहां पर डाला गया है। बेटा आप सभी को पता है डीएलएफ जो है, डीएलएफ, अब डीएलएफ बेटा इंडिया की एक टॉप कंपनी में आती है कंस्ट्रक्शन लाइन के अंदर। डीएलएफ बेटा पूरे गुड़गांव को डेवलप कर दिया इन्होंने, बिल्डिंगें बना डीएलएफ का जो स्पेसिफिकेशन है, यानी डीएलएफ परफेक्ट है किस चीज के अंदर जी, बिल्डिंगें बनाने में, यानी बिल्डिंग बनाने में इनका कोई मुकाबला नहीं है, जबरदस्त बिल्डिंग ये लोग तैयार करते हैं। अब मान लो डीएलएफ को एक कॉन्ट्रैक्ट मिला, सुनना, डीएलएफ को बोला गया कि दिल्ली से हैदराबाद के लिए एक हाईवे बनना है, यानी गवर्नमेंट ने डीएलएफ को अप्रोच किया कि तुम दिल्ली से हैदराबाद एक रोड, एक हाईवे हमारे लिए कंस्ट्रक्ट करके दे दो। अब मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूं, डीएलएफ को बेटा कुछ सवाल उसके माइंड में आएंगे। अब गवर्नमेंट ने कहा कि चलो दिल्ली से हैदराबाद तुम हाईवे बनाओगे, कितने रुपए में बना दोगे। अब डीएलएफ को ये लग रहा है अगर मैंने प्राइस बहुत ज्यादा कोट कर दी तो गवर्नमेंट मुझे काम नहीं देगा। मेरे पॉइंट को समझो, यानी डीएलएफ बेटा किस काम में एक्सपर्ट है, बिल्डिंगें बनाने में। डीएलएफ के पास एक नया काम आया, यानी डीएलएफ अपने आप को क्या करना चाहती है, एक्सपेंड करना चाहती है, हाईवे लाइन के अंदर में लेकर आना चाहती है। गवर्नमेंट से उसे प्रपोजल आया कि हैदराबाद तक का हाईवे बना दो, 1500 किलोमीटर का डिस्टेंस है। अब डीएलएफ ये सोच रही है अगर मैंने इस रोड या इस हाईवे को बनाने के लिए बहुत हैवी अमाउंट मांग लिया तो गवर्नमेंट मुझे ये कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं देगी, यानी कॉन्ट्रैक्ट ही हमारे हाथ से निकल जाएगा। और अगर हमने इसकी प्राइस कम कोट कर दी, समझना, तो बेटा हमें नुकसान हो जाएगा, क्योंकि बेटा डीएलएफ को इतना नॉलेज ही नहीं है कि दिल्ली से हैदराबाद इस रोड को बनाने में उसकी कॉस्ट कितनी खर्च होगी। तो डीएलएफ गवर्नमेंट को कहती है, ध्यान से सुनना, कि मैं आपके लिए रोड बनाऊंगा, मैं आपके लिए रोड कंस्ट्रक्ट करूंगी, रोड बनाकर दे दूंगी। उस रोड को बनाने में जो जो एक्सपेंस लगेंगे, यानी जो जो
चार्जेबल एक्सपेंस होंगे जो उस रोड को बनाने के लिए जरूरी है, उन सभी के मैं बिल अपने पास एक फाइल में मेंटेन करूंगा। पॉइंट को समझना, डीएलएफ कह रही है कि मैं आपके लिए रोड बना दूंगा, बट मैं आपको अभी प्राइस नहीं बता सकता कि मैं किस वैल्यू में बना कर दूंगा, बट मैं ऐसा कर सकता हूं जो जो मेरे खर्चे होंगे उनके बिल्स का मैं हिसाब किताब अपने पास रख लूंगा, यानी उनका बिल अपने पास मेंटेन करूंगा। और जब ये रोड बन जाएगा ना, तो जितने भी खर्चे मेरे हुए ना, वो सारे के सारे खर्चे मुझे आप रिम्बर्स कर देना, और इस काम के बदले में, क्योंकि मैंने आपके लिए काम किया है, मुझे कुछ अमाउंट आप अलग से पे कर देना। उसे आप बोल सकते हो कि परसेंटेज मुझे अलग से दे देना, उस एक्सपेंस का मुझे 5% दे देना, यानी मुझे एज एन फी या एज एन प्रॉफिट आप कुछ अमाउंट अलग से दे देना। तो उसे बोला जाता है कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट, यानी एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जहां पर कॉन्ट्रैक्टर ने जो भी कॉस्ट इनकर की थी उसके एडिशन में कुछ उसे सर्टेन परसेंटेज एज एन फी या सर्टेन परसेंटेज एज एन प्रॉफिट सेपरेटली उसे दे दिया जाएगा। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को बोला जाता है कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट। अगर मान लो दिल्ली से हैदराबाद हाईवे बनाने के एग्रीमेंट हुआ और डीएलएफ ने कह दिया जितने भी खर्चे मैं करूं वो प्लस 5% मुझे मेरी एक फी समझ के या मेरा रेम्युनरेशन समझ के या मेरा प्रॉफिट समझ के मुझे अलग से दे देना, तो इस रोड को बनाने में जितना भी खर्चा होगा गवर्नमेंट वो दे देगी, प्लस इसका 5% उसे एक्स्ट्रा दे देगी क्योंकि उसने काम किया। इस केस में क्या होगा, डीएलएफ को किसी तरीके का अपना नुकसान नजर नहीं आएगा, वो बेटा अपने तरीके से सेफ रह जाएगा। अब आपके लग रहा होगा सर इसमें तो डीएलएफ फर्जी बोगस बिल भी लगा देगा, बिल्कुल ऐसे चांसेस रहेंगे। तो ये तो गवर्नमेंट को डिसाइड करना ना कि वो इस एग्रीमेंट के तहत रोड हाईवे बनवाना चाहता है या नहीं। अगर गवर्नमेंट को नहीं समझ में आ रहा, रिजेक्ट कर देगा प्रपोजल, नहीं जी हम ऐसा नहीं करवाएंगे। यहां पर बता दिया जाता है कि हम कौन से खर्चे आपको देंगे, यानी सारे खर्चे नहीं, अलाउेबल एक्सपेंस वो एग्रीमेंट में पहले बता दिए जाते हैं कि हम कौन कौन से खर्चों का आपको रिइंबर्समेंट दे देंगे। तो पढ़ो क्या कह रहे हैं, cost plus contract क्या are those in which contract price involve two element। क्या कहा, एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट, एक ऐसे कॉन्ट्रैक्ट प्राइस जिसके अंदर दो एलिमेंट होंगे। अभी तो बताया बेटा, एक तो उस रोड उस हाईवे को बनाने की कॉस्ट यानी अलाउेबल कॉस्ट, और दूसरा उसका कुछ परसेंटेज अलग से एज एन रेम्युनरेशन, एज एन प्रॉफिट, एज एन सर्विस चार्जेस, कुछ भी बोल के अलग से उड़ दिया जाएगा। तो क्या लिखा हुआ पॉइंट नंबर 1, रिम्बर्समेंट ऑफ अलाउेबल और डिफाइंड कॉस्ट। क्या कहा, यानी एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग जिन कॉस्ट का, जिन खर्चों का रिम्बर्समेंट होना था, यानी एग्रीमेंट में पहले ही बता दिया जाता है कि हम कौन कौन से खर्चे रिम्बर्स करेंगे। यानी गवर्नमेंट पहले बता देगी कि इस हाईवे को बनाने के जब खर्चा करोगे उनमें से कौन से खर्चे हम आपको रिम्बर्स करेंगे, यानी कौन से खर्चे हम अलाउ करेंगे। तो एक तो वही कह रहा है रिम्बर्समेंट किसका, अलाउेबल और डिफाइंड कॉस्ट जो पहले से बताई गई है, एंड आइदर परसेंटेज ऑफ सच कॉस्ट और फिक्स्ड फी, या तो इस खर्चे का जैसे मैंने कहा 5%, या ऐसा भी हो सकता है डीएलएफ कह दे कि मुझे अलग से 5 करोड़ रुपए और दे देना मेरी फी के नाम से, यानी उस कॉस्ट का कुछ परसेंटेज भी दिया जा सकता है और अलग से भी बेटा उसे एक लमसम अमाउंट दी जा सकती है, 5 करोड़ 10 करोड़ की तुमने काम किया, तुम्हें उसके बदले में ये चार्जेस दे दिए जाएंगे। क्लियर है। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर आएगा कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट कैसे निकलेगा, कॉस्ट इनकर्ड अलाउेबल, ये ध्यान रखना सभी खर्चे नहीं, जो एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग अलाउेबल है या जो डिफाइंड कॉस्ट है वो आपको दे दी जाएंगी, प्लस कुछ परसेंटेज या फिक्स्ड फी। परसेंटेज किसका हो सकता है, ये जो खर्चा है उसका परसेंटेज हो सकता है 2%, 4%, ये एक फिक्स्ड फी हो सकती है जैसे 5 करोड़। इन दोनों को जोड़ दो तो ये क्या रहेगा बेटा, आपका कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कि इतने रुपए में कॉन्ट्रैक्ट तैयार हो जाएगा। तो बताइए बेटा जल्दी से, अकाउंटिंग के एंगल से हमारे कॉन्ट्रैक्ट कितने टाइप्स के हो सकते हैं। नंबर 1 हमारा फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, नंबर 2 हमारा कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। क्लियर है। क्या आप सभी बच्चों को ये दोनों टाइप्स के कॉन्ट्रैक्ट समझ आ गए हैं? क्या आपको ये क्लियर है इनकी डेफिनेशन में क्या बताया गया? जितना मैंने आप बच्चों को पढ़ाया क्या यहां तक की बातें समझ में आ गई? याद रखना कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर
रिम्बर्समेंट सिर्फ अलावेबल और डिफाइंड कॉस्ट का ही किया जाएगा, साथ में उसका कुछ परसेंटेज दे दिया जा सकता है या कुछ एज एन फी उसे दे दी जाएगी, 2 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ 20 करोड़ वो उसको अलग से दे दी जाएगी। तो इन दोनों को प्लस कर देंगे तो यहां से कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू आ जाएगा अकॉर्डिंग कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग। बताइए प्यारे बच्चों, यहां तक की सारी बातें आपको समझ आई या नहीं आई? अगर ये समझ आ जाता है तो हम अपनी चर्चा को बेटा आगे बढ़ाएंगे, बट पहले एक बार यहां तक नजर डालो, क्लियर है या नहीं है आप बच्चों को? हाँ जी बच्चों, तो अब हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 7 का नेक्स्ट एस्पेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं बेटा, अभी जो मैं करवाने जा रहा हूं आपको जो पार्ट, ये पार्ट बेहद इंपॉर्टेंट है केस स्टडी बेस्ड प्रॉब्लम्स के लिए। यानी आपको बहुत बार एग्जाम में केस स्टडी बेस्ड प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगी और वो केस स्टडी बेस्ड प्रॉब्लम यहां से आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। यानी एक तरीके से अभी जो हम पढ़ने वाले हैं ये हमारा थ्योरेटिकल एरिया होने वाला है, बट अगर आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे और समझ कर जाएंगे तो केस स्टडी बेस्ड प्रॉब्लम बड़े आराम से आप एग्जाम में सोल्व कर पाएंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हो बेटा, यहां पर लिखा हुआ है कंबाइनिंग एंड सेगमेंटिंग कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। ये कहना क्या चाह रहा है पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। बेटा कभी कभी क्या होता है, जो कंस्ट्रक्शन का हम काम स्टार्ट कर रहे हैं, जो कंस्ट्रक्शन का हमने कॉन्ट्रैक्ट लिया, उसमें ना अलग अलग सिचुएशंस हो सकती हैं। मतलब सर हम समझे नहीं, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट में अलग अलग सिचुएशन कैसे हो सकते हैं? जैसे मान लो बेटा मुझे एक काम मिला, यानी मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट किया किसी पार्टी के साथ। जैसे मान लो मुझे एक स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके देना था, यानी पहले मुझे स्कूल अथॉरिटी ने बोला कि आप ना बच्चों के लिए क्लासरूम बना कर दो, यानी बिल्डिंग तैयार करके दो, ठीक है। अब समझने की कोशिश कर रहा हूं, उस बिल्डिंग के साथ साथ उन्होंने कहा कि आप प्लेग्राउंड भी डेवलप करके दे दो, बच्चों के लिए आप वहां पर एक लैब भी बना कर दे दो, बच्चों के लिए और टीचर्स के लिए वहां पार्किंग का भी अरेंजमेंट करके दो, वहां कैंटीन का भी अरेंजमेंट करके दो। यानी उन्होंने काफी सारी चीजें मेरे से मांगी। अब पॉइंट समझने की कोशिश करना, यहां पर हम आपको क्या समझाने वाला हूं, मान लो आपने जो कॉन्ट्रैक्ट किया उससे मल्टीपल एसेट बन रही हो, यानी एक कॉन्ट्रैक्ट में एक से ज्यादा एसेट का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो ऐसे केस में पॉइंट ये आता है कि उन सभी एसेट को एक साथ सिंगल कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट माने, कि उन सभी एसेट को अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट के जैसे ट्रीट किया जाए। मेरी बात समझना, मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट लिया, उसमें मुझे 4 अलग अलग एसेट बनाकर देने। अब सवाल ये है कि आपने जो 4 एसेट आप बनाकर दोगे अलग अलग, उन चारों एसेट को एक ही कॉन्ट्रैक्ट मानना चाहिए या चारों को अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट माना जाना चाहिए? ये बातें डिपेंड करती हैं बेटा। एएस ने बातों को क्लैरिफाई किया कि कब उन चारों एसेट को एक ही कॉन्ट्रैक्ट के जैसा कंसीडर करेंगे और कब हम चारों एसेट को अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट मानकर चलेंगे। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर एक सिंगल कॉन्ट्रैक्ट मानने से और मल्टीपल यानी अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट मानने से क्या फर्क पड़ेगा? बेटा बहुत फर्क पड़ेगा, आप सुनने की कोशिश करना। अगर सभी एसेट को हम एक सिंगल कॉन्ट्रैक्ट मानेंगे तो उन सभी एसेट का रेवेन्यू एक साथ बुक होगा, उनकी कॉस्ट एक साथ कैलकुलेट होगी, उनका प्रॉफिट एक साथ डिसाइड किया जाएगा। अगर आप उन्हें इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्ट मानोगे, यानी अलग अलग सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट्स मान के चलोगे, तो हर एसेट का बेटा प्रॉफिट या लॉस अलग से निकाला जाएगा। इसलिए हमें ये जानना जरूरी है कि हम उसे सिंगल कॉन्ट्रैक्ट माने कि सेपरेट इंडिविजुअल अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट कंसीडर करें। इस बात को समझने के लिए मैं आपके सामने कुछ सिचुएशंस प्रेजेंट करता हूं। यानी हमारे पास बच्चों यहां पर ना कुछ सिचुएशंस बताई गई हैं, आपको सिचुएशंस पे ध्यान देना पड़ेगा और उसके बाद में आपको समझ में आएगा कि उसे किस तरीके से ट्रीट किया जाना है। सबसे पहले सभी बच्चे आ जाएंगे जी सिचुएशन नंबर 1 पे। पहला केस क्या बना, आराम से इत्मीनान से पढ़ना, समझ में आ जाएगा, आराम से तसल्ली से पढ़ो। क्या कह रहा है? व्हेन ए कॉन्ट्रैक्ट कवर्स ए नंबर ऑफ एसेट, अगर एक कॉन्ट्रैक्ट में एक से ज्यादा एसेट का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, यानी आप ये समझ लो एक कॉन्ट्रैक्ट यानी एक एग्रीमेंट के तहत हम एक से ज्यादा एसेट बनाकर दे रहे हैं या एक से ज्यादा एसेट तैयार की जा रही हैं,
तो हमें ये समझना है कि इसे कैसे ट्रीट किया जाएगा। तो सबसे पहले मैं बता दूं, ध्यान से सुनना। मान लो मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट लिया और उस कॉन्ट्रैक्ट के तहत मैं 4 एसेट डेवलप करूंगा, 4 एसेट का कंस्ट्रक्शन करूंगा। तो वैसे तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने क्लियरली बताया है, AS 7 ने क्लियरली बोला है कि आप उन चारों एसेट को, अगर वो एक कॉन्ट्रैक्ट में है तो उन चारों एसेट को आप एक कॉन्ट्रैक्ट मानकर चलो, यानी चारों एसेट को एक ही कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट मानो, यानी सभी एसेट को एक साथ एक ही कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट लेकर चलोगे, यानी उसे सिंगल कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। बट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने बोला कि हम आपको कुछ कंडीशंस बता रहे हैं, यानी AS 7 बोल रहा है कि हम आपको कुछ कंडीशंस बता रहे हैं, अगर ये सभी कंडीशन पूरी हो जाती हैं, हम आपको कुछ कंडीशंस बता रहे हैं, अगर ये सभी कंडीशन पूरी हो जाएंगी तो उन सभी एसेट को अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट मानेंगे, यानी सभी एसेट के लिए हम ये मानकर चलेंगे कि वो सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट है। तो पहले आराम से इत्मीनान से सिचुएशन नंबर 1 पढ़ते हैं कि केस क्या है हमारा। क्या कह रहा है, व्हेन ए कॉन्ट्रैक्ट कवर नंबर ऑफ एसेट, एक कॉन्ट्रैक्ट में मल्टीपल एसेट कवर है जी। क्या कह रहा है, ईच एसेट शुड बी ट्रीटेड एज सेपरेट कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। हर एसेट को हम ये मानकर चलेंगे कि वो एक सेपरेट कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट है। मैं फिर से कह रहा हूं, आप मेरी बात को समझ ही नहीं रहे हो बेटा। मैं कह रहा हूं हमारा एक कॉन्ट्रैक्ट, एक सिंगल कॉन्ट्रैक्ट में हम मल्टीपल एसेट तैयार कर रहे हैं, एक कॉन्ट्रैक्ट के तहत एक से ज्यादा एसेट बन रहे हैं। प्राइमरली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 ने बोला जितनी भी एसेट आप एक सिंगल कॉन्ट्रैक्ट में तैयार करें, उन सभी एसेट को सिंगल कॉन्ट्रैक्ट के जैसे ट्रीट करो, यानी सभी को एक ही कॉन्ट्रैक्ट मानकर चलो। बट अगर हम आपको कुछ कंडीशंस बता रहे हैं, अगर ये वाली कंडीशन, ये सभी कंडीशन फुलफिल हो जाएंगी, तो ऐसे केस में आप हर एसेट को एक सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट मानकर चलोगे। इसका मतलब ये वाली जो बात है ना, ये कब होगा, जब ये कंडीशंस पूरी कर दोगे। यानी वैसे इसने क्या कहा, उसे एक सिंगल कॉन्ट्रैक्ट मानना है, बट हम कुछ कंडीशंस बता रहे हैं, अगर उन कंडीशन को फुलफिल कर दोगे तो हम ये मानकर चलेंगे कि आपने हर एसेट को एक सेपरेट यानी अलग कॉन्ट्रैक्ट मानकर चलना है। तो सबसे पहले कौन कौन सी कंडीशंस उन्होंने बताई। सबसे पहले उन्होंने बताया बच्चों पॉइंट नंबर 1, आराम से पढ़ना, क्या लिखा हुआ है, सेपरेट प्रपोजल्स हैव बीन सबमिटेड फॉर ईच एसेट। इसका मतलब क्या है, मान लो बच्चों ध्यान से समझने की कोशिश करना। वैसे तो एक कॉन्ट्रैक्ट में जितनी भी एसेट है, नॉर्मली AS कहता है कि उन्हें एक ही कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट मानो, बट कुछ कंडीशंस अगर ये फुलफिल हो जाती है तो उन्हें सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। अब उसमें पहली कंडीशन क्या है, उसमें पहली कंडीशन ये है कि आप जो भी एसेट कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, जो भी 2, 4, 5, 10 एसेट आप बना रहे हो उस कॉन्ट्रैक्ट के तहत, अगर हर एसेट के लिए अलग अलग प्रपोजल सबमिट हुआ था, जैसे मान लो मैं स्कूल का एरिया डेवलप कर रहा हूं, अगर मैंने बिल्डिंग के लिए एक अलग प्रपोजल दिया, मैंने प्लेग्राउंड के लिए अलग प्रपोजल दिया, मैंने कैंटीन एरिया को डेवलप करने के लिए अलग प्रपोजल दिया, मैंने पार्किंग डेवलप करने के लिए अगर सेपरेट प्रपोजल दिया, यानी पॉइंट बड़ा क्लियर है, अगर आप हर एसेट को बनाने के लिए अलग अलग प्रपोजल देते हो, पहली कंडीशन है कि सभी के लिए आपने अलग अलग प्रपोजल सबमिट करवाया। दूसरा, ईच एसेट हैज बीन सब्जेक्ट टू सेपरेट नेगोशिएशन। हर एसेट का जो प्राइस वगैरह डिसाइड होगा उसका सेपरेट नेगोशिएशन होगा। बिल्डिंग का एक अलग से नेगोशिएशन चला, प्लेग्राउंड का अलग से नेगोशिएशन हुआ, कैंटीन एरिया का अलग से नेगोशिएशन हुआ। पहला पॉइंट क्या है, सभी के लिए अलग अलग प्रपोजल देने चाहिए, अलग अलग प्रपोजल दिए हैं क्या। दूसरा देखो क्या सभी का सेपरेट नेगोशिएशन हुआ क्या। तीसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से पढ़ना, फ्रीडम होना चाहिए। किसकी फ्रीडम होना चाहिए, बोथ द कॉन्ट्रैक्टर एंड द कॉन्ट्रैक्टी फॉर एक्सेप्टिंग और रिजेक्टिंग ईच पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट रेलेवेंट फॉर एन एसेट। यानी यहां पर ये पॉइंट क्या कह रहा है, कॉन्ट्रैक्टर और कॉन्ट्रैक्टी के पास फ्रीडम होना चाहिए, यानी राइट होना चाहिए, वो किसी भी एसेट को एक्सेप्ट कर सकते हो, किसी को भी रिजेक्ट कर सकते हैं। मतलब जैसे मान लो मैं कॉन्ट्रैक्टर हूं,
स्कूल अथॉरिटी ने बोला ये 4 चीजें बनानी है। मेरे को लगा कि भाई प्ले ग्राउंड में इस रेट इस अमाउंट में नहीं बना पाऊंगा, तो मैंने कहा कि प्ले ग्राउंड हम किसी और से डेवलप्ड करवा लो, ये मैं नहीं कर सकता। यानी मेरे पास राइट है कॉन्ट्रैक्टर के पास, मैं किसी के एसेट को डिनाई कर सकता हूं। या बेटा स्कूल अथॉरिटी के पास राइट है कि हम आपसे पार्किंग डेवलप नहीं करवाएंगे क्योंकि आप पार्किंग के लिए ज्यादा पैसे चार्ज करो, बाकी 3 चीजें आप तैयार करके दे दो। यानी कॉन्ट्रैक्टर और कॉन्ट्रैक्टी के पास क्या बेटा राइट है, वो एसेट के किसी भी पार्ट को रिजेक्ट और एक्सेप्ट करने का राइट रखते हैं। यानी दोनों के पास ऑप्शन है, किसी भी एसेट को ले सकते हैं, किसी भी को भी छोड़ सकते हैं। जैसे कॉन्ट्रैक्ट में 4 एसेट है, अब हो सकता है मैं 4 में से 3 ही बनाना चाहता हूं, या हो सकता है स्कूल अथॉरिटी मुझे उसमें से 2 ही देना चाहती है। तो ये दोनों के पास राइट है कि आप कौन सा एसेट बनाना चाहते हो या बनवाना चाहते हो, ये दोनों के पास एक्सेप्ट करना और रिजेक्ट करने का राइट है। यानी ऐसा नहीं है कि या तो 4 एसेट बनाओ या 4 नहीं बनाओ, चारों में से कोई एक का भी काम मिल सकता है, 2 का भी मिल सकता है और चारों का भी। अगला, कॉस्ट एंड रेवेन्यू ऑफ ईच एसेट कैन बी आइडेंटिफाइड। इसका मतलब ये है जो भी एसेट आप इस एग्रीमेंट के तहत बना रहे हो, इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत बना रहे हो, हर एसेट का आपको पता होना चाहिए कि इस एसेट की सेपरेट रेवेन्यू कितनी, यानी इसको बनाने के लिए मैं कितने रुपए चार्ज करूंगा और इसे बनाने के लिए मेरा कितने रुपए का खर्चा आएगा, इस एसेट को बनाने में कितनी कॉस्ट इनकर होगी और इसके लिए मुझे कितना रेवेन्यू इकट्ठा होगा। यानी हर एसेट के लिए हम सेपरेट बेसिस पे कॉस्ट और रेवेन्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, ये पॉसिबल होना चाहिए। अगर ये 4 कंडीशन पूरी है ना, ये 4 कंडीशन, ये चारों की चारों कंडीशन, तो आप ऐसे केस में आप हर एसेट के लिए सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट मानकर चलोगे। यानी जितनी भी एसेट है उन सभी को हम अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट के जैसा ट्रीट करेंगे। यानी हम यहां पर 4 एसेट बना रहे हैं, तो चारों के लिए हम ये मानेंगे 4 अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट यहां पर चल रहे हैं। तो समझ में क्या है, अगर हम मल्टीपल एसेट बना रहे हैं, मैं फिर से बोलने जा रहा हूं, अगर बच्चों हम एक सिंगल कॉन्ट्रैक्ट के तहत, यानी एक ही कॉन्ट्रैक्ट में हम मल्टीपल एसेट बना रहे हैं, मैं फिर से कह रहा हूं सिंगल कॉन्ट्रैक्ट में मल्टीपल एसेट बन रही हैं, तो वैसे तो उन मल्टीपल एसेट को हम एक ही कॉन्ट्रैक्ट में रखेंगे। यानी एएस ने प्राइमरीली क्या बोला, सभी को एक ही कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट मानो, बट एएस ने आगे क्लैरिफाई किया कि कुछ कंडीशंस हैं, अगर ये कंडीशन फुलफिल हो जाती हैं तो ऐसे केस में क्या होगा, सभी एसेट को हम ये मानेंगे कि इनका सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट है, यानी सभी अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट है, यानी सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट मानेंगे। यानी ऐसे केस में मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट बन जाएंगे, यानी 4 एसेट एक कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आएंगे, चारों के लिए 4 अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। यानी हर कॉन्ट्रैक्ट की अलग रेवेन्यू निकालेंगे, अलग कॉस्ट अलग प्रॉफिट कैलकुलेट किया जाएगा। वो 4 कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन सेपरेट प्रपोजल सबमिट हुआ क्या, अच्छा सेपरेट नेगोशिएशन हुआ, मतलब अलग अलग प्रपोजल दिया होना चाहिए, इस एसेट का ये प्राइस है, अलग अलग उसका नेगोशिएशन होना चाहिए, एक्सेप्ट करना और रिजेक्ट करने का राइट होना चाहिए दोनों पार्टीज के पास, यानी कॉन्ट्रैक्टर और कॉन्ट्रैक्टी के पास, और हर एसेट का कॉस्ट और रेवेन्यू कैलकुलेट किया जाना संभव यानी पॉसिबल होना चाहिए। तो ये था जी सिचुएशन नंबर 1। आई होप सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। सेकंड पॉइंट पे चलते हैं बेटा, सिचुएशन नंबर 2 क्या कह रहे हैं, क्या पहला पॉइंट समझ में आ गया। पहला पॉइंट ये कह रहा है सिंगल कॉन्ट्रैक्ट बट उसके अंदर मल्टीपल एसेट बन रही हैं, तो वैसे तो उसे सिंगल कॉन्ट्रैक्ट ही मानना है, बट अगर कुछ प्रेस्क्राइब्ड कंडीशन अगर फुलफिल हो जाती हैं तो हर एसेट को बेटा क्या मानकर चलेंगे, सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट मानकर चलेंगे। सिचुएशन नंबर 2 पे आ जाते हैं, क्या कह रहे हैं, एक ग्रुप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट either one customer or more than one customer। इस केस में क्या है कि मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट है, बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट में, चाहे वो एक ही पार्टी के साथ हो या अलग अलग पार्टीज के साथ हो, should be treated as single construction contract। उसे सिंगल कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट क्या माना जाएगा। दोबारा सुनो ये क्या कह रहा है, वैसे ये क्या कह रहा है सिचुएशन नंबर 2, सिचुएशन नंबर 2 ये कह रहा है अगर एक एसेट को बनाने के लिए मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट है, अगर उसे बनाने के मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट हैं तो उन्हें हम हमेशा मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट ही मानकर चलेंगे, यानी हर पार्ट के लिए हम एक सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट मानेंगे। बट अगर कुछ कंडीशंस है, अगर ये फुलफिल हो जाती हैं तो हम उसे सिंगल कॉन्ट्रैक्ट यानी एक ही कॉन्ट्रैक्ट मानकर चलेंगे। क्लियर, कौन कौन सी कंडीशन है, द ग्रुप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट
इज नेगोशिएटेड एज सिंगल पैकेज। सभी एसेट के लिए बेटा एक पैकेज बना दिया गया, यानी जैसे 4 एसेट बननी है, अलग अलग एसेट का पैकेज डिसाइड नहीं हुआ कि ये एसेट कितने में बनेगी, ये कितने में, ये कितने में, चारों के लिए फिक्स प्राइस बता दी कि भाई 4 करोड़ रुपए में बन जाएंगी। तो यानी सभी एसेट को एक कम पैकेज के अंदर ले लिया कि इन चारों की हम ये प्राइस लेंगे, इतने रुपए में बनाकर तैयार कर देंगे। क्लियर है जी? अगला पॉइंट क्या कह रहे हैं, द कॉन्ट्रैक्ट आर सो क्लोजली इंटररिलेटेड और इंटरलिंक्ड। जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एक दूसरे से, यानी सभी एसेट एक दूसरे से इंटर रिलेटेड और इंटरकनेक्टेड होने चाहिए। यानी ऐसा नहीं है, ध्यान से समझने की कोशिश करना, मतलब इंटर रिलेटेड होना चाहिए। जैसे मुझे बिल्डिंग बनाने का काम मिला और साथ में बेटा बिल्डिंग के चारों तरफ मुझे एक बाउंड्री बनाने का काम मिल गया, तो ये बेटा इंटर रिलेटेड और इंटरडिपेंडेंट काम है। लेकिन मान लो मुझे, ध्यान से समझना, एक बिल्डिंग बनाने का काम मिला और बाद में मुझे एक हाईवे बनाने का काम दे दिया गया, तो ये दोनों क्या है, इंटर रिलेटेड काम नहीं है। तो ध्यान से समझना, मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट को वैसे मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट ही मान के चलना, उसे सिंगल कॉन्ट्रैक्ट कब माना जाएगा, जब सभी एसेट को एक पैकेज के तहत नेगोशिएट किया हो, यानी सभी एसेट को एक साथ नेगोशिएट किया एक सिंगल पैकेज के तौर पे। दूसरा, इंटरलिंक्ड होने चाहिए। और तीसरा, द कॉन्ट्रैक्ट आर परफॉर्म्ड concurrently और in a continuous sequence। इसका मतलब जो भी हम एसेट तैयार कर रहे हैं, या तो वो सभी एसेट एक साथ कंटिन्यू तैयार हो रही हैं, यानी चारों एसेट या तो एक साथ बन रही हैं, या एक एसेट बनने के बाद इमीडिएटली दूसरे एसेट का काम स्टार्ट हो रहा है, यानी या तो वो कंटिन्यू एक साथ सभी को डेवलप किया जा रहा है, या एक के बाद एक को तैयार किया जा रहा है। अगर ये 3 कंडीशन पूरी हो जाएंगी तो हम यहां पर क्या मानकर चलेंगे, उसे एक सिंगल कॉन्ट्रैक्ट ही मानकर चलेंगे। मैं फिर से क्या कह रहा हूं, पढ़ो क्या कह रहा है, ग्रुप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट हैं और बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट में मैं कह रहा हूं कि बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट में हम उसे मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट ही मानकर चलेंगे, बट कुछ कंडीशंस बताई कि अगर इन कंडीशंस को आप पूरा कर दोगे तो ऐसे केस में हम उसे मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट ना मानकर उसे सिंगल कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट के जैसा डील करेंगे। जैसे सभी एसेट को एक पैकेज का पार्ट रख लिया, यानी सभी के लिए एक पैकेज के अंडर नेगोशिएट किया गया, यानी प्राइस फिक्स कर ली, उसमें सभी एसेट को नेगोशिएट किया जाएगा, अलग अलग प्राइस डिसाइड नहीं की। दूसरा यहां पर बोला जा रहा है कि सभी आपस में इंटरलिंक्ड होने चाहिए, एक दूसरे से कनेक्टेड। उनका जब कंस्ट्रक्शन होगा या तो सारी एसेट एक साथ तैयार होगी या एक के बाद एक एसेट को तैयार किया जाएगा। क्या आप बच्चों को ये बात समझ आ जाती है? यस सर। तो ये 2 अलग अलग सिचुएशन थी, आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। दोनों को पढ़कर देखो, फिर मैं नेक्स्ट पार्ट पर लेकर जाऊंगा, यहां तक पढ़कर देखेंगे सारे बच्चे। बोलो बेटा, क्लियर है यहां तक? चलो ध्यान से पढ़ना क्या है। तो ये तो था कि भाई उसे कब सिंगल कॉन्ट्रैक्ट माना चाहिए, कब मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट माना जाना चाहिए, ये बातें पढ़ने का सिचुएशन नंबर 3 पे आते हैं। पढ़ो क्या कह रहे हैं, एडिशनल एसेट बाय अमेंडमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट। मान लो बेटा, ध्यान से समझना, मुझे क्या था, एक कॉन्ट्रैक्ट मिला, उसके अंडर में एक एसेट तैयार कर रहा हूं। अब अचानक से बेटा कॉन्ट्रैक्टी ने मुझसे एक और एसेट की डिमांड कर ली, यानी कॉन्ट्रैक्टी ने कॉन्ट्रैक्ट को अमेंड करके एक एडिशनल एसेट वो मुझसे बनवाना चाहता है, यानी वो मेरे से एक और एसेट वहां तैयार करवाना चाहता है। जैसे मान लो मैं एक बिल्डिंग तैयार कर रहा था, एक रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स बना रहा था, बाद में कॉन्ट्रैक्टी ने कहा कि सर यहाँ पर क्लब हाउस भी तैयार करके दो हमें। इसका मतलब ध्यान से समझना, मेरे को एक एडिशनल एसेट बनाकर देनी पड़ेगी। ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट के अंडर सिर्फ मुझे रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स बनाकर देना था, बट बाद में कॉन्ट्रैक्टर ने मेरा काम इंक्रीज कर दिया, तो इसे बोला जाएगा बेटा एडिशनल एसेट। अब पॉइंट ये आता है कि ये जो एडिशनल एसेट बनवाने का काम हमें दिया जा रहा है, ये एडिशनल एसेट बनाने का काम हमें जो मिल रहा है, इसे हम पूरा ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट माने कि इसे हम सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट मानकर चलें, ये हमें यहां पर समझना पड़ेगा। मैं फिर से कह रहा हूं, आप मेरे पॉइंट को समझने की कोशिश करो।
हमें ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट को अमेंड हो गया क्योंकि उसमें के कुछ एक्स्ट्रा काम हमसे करवाया जा रहा है, तो ऐसे केस में एएस कहता है कि आपकी जो एडिशनल एसेट है ना, जो एडिशनल पार्ट आप तैयार कर रहे हो उसे ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट का ही पार्ट मानो, यानी एडिशनल एसेट को भी पुराने वाले कॉन्ट्रैक्ट का ही पार्ट मानो, यानी उसे भी ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट में ही रखो, यानी उसे भी सिंगल कॉन्ट्रैक्ट में ही हम रखेंगे। बट आगे क्या कह रहा है, एडिशनल एसेट शुड बी ट्रीटेड एज सेपरेट कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट व्हेन, लेकिन एडिशनल एसेट को सेपरेट कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट माना जा सकता है, यानी उसे एक अलग से कॉन्ट्रैक्ट भी माना जाएगा। कब? जब ये दो कंडीशंस पूरी होंगी। मैं फिर से कह रहा हूं, मान लो बेटा मैं एक बिल्डिंग तैयार कर रहा था रेजिडेंशियल पर्पस के लिए, बाद में मेरे को कॉन्ट्रैक्टर ने बोला यहाँ क्लब हाउस बनाओ, तो एएस कहता है वैसे प्राइमरीली आप जो एडिशनल एसेट बनाने का जो काम है ना उसे ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट में ही रखो, यानी उसे ओरिजिनल का ही पार्ट मानकर चलो। हाँ, एएस 7 कहता है कि कुछ कंडीशंस हैं, अगर ये फुलफिल हो जाती हैं तो ऐसे केस में एडिशनल एसेट का जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है वो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ना होकर उसे एक सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट मान लिया जाएगा, यानी एडिशनल एसेट बनाने को हम एक सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट मानेंगे अगर ये दो कंडीशंस पूरी हो जाएं। तो बच्चों को कंडीशंस क्या क्या हैं आप मेरे साथ देखेंगे जी। पहला, द एसेट डिफर सिग्निफिकेंटली इन डिजाइन, अगर जो एडिशनल एसेट हम बना रहे हैं वो डिफर कर रहा है, यानी वो ओरिजिनल एसेट से अलग है। किस सेंस में? उसकी डिजाइन ओरिजिनल से अलग है, उसके लिए जो टेक्नोलॉजी यूज की है वो टेक्नोलॉजी में अलग है, और उनका फंक्शन में अलग है फ्रॉम द एसेट और एसेट कवर्ड बाय द ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट, यानी ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट में जो एसेट थी उस एसेट से एडिशनल एसेट बेटा एकदम ही अलग है, तो हम उसे सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट मानकर चलेंगे। मान लो मेरी बात को समझने की कोशिश करना, मैं जो आपको समझाना चाह रहा हूं, हमें ध्यान से समझना, हमें क्या गवर्नमेंट ने बेटा एक हाईवे बनाने का काम दिया, बाद में गवर्नमेंट ये कहती है कि हाईवे पे जो एम्प्लॉय हमारे पास काम करेंगे उनके लिए आप यहां से 50 किलोमीटर दूर एक रेजिडेंशियल कॉलोनी बना कर दो। अब मेरी बात को समझना, ओरिजिनल काम क्या था हमारा हाईवे बनाने का, और बाद में एडिशनल काम दिया बेटा रेजिडेंशियल हाउस बनाने के लिए, यानी फ्लैट बनाने का हमें काम दे दिया। बताओ दोनों काम एक दूसरे से डिजाइन टेक्नोलॉजी में अलग अलग हो गए कि नहीं? हाँ, तो अगर ऐसा है तो उसे सिंगल कॉन्ट्रैक्ट यानी ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट नहीं मानेंगे, एडिशनल एसेट को एक सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट मान लेंगे। और दूसरा क्या कह रहा है, the price of the asset is negotiated without regard to the original contract price, clear है? दूसरा पॉइंट क्या कह रहे हैं, जो एडिशनल एसेट तैयार की जाएगी, जो एडिशनल एसेट हम बनाएंगे उसकी प्राइस पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का। मतलब मेरी बात को समझने की कोशिश करना, मैं ये कह रहा हूं जैसे गवर्नमेंट ने हमें, ध्यान से समझना, जैसे गवर्नमेंट ने हमें हाईवे बनाने का काम दिया तो 10,000 करोड़ का, बाद में गवर्नमेंट ने बोला स्टाफ के लिए आप क्वार्टर्स भी बना कर दे दो। मैंने कह दिया कि इन क्वार्टर को बनाने के लिए मैं आपसे 200 करोड़ रुपए और चार्ज करूंगा। अब मैं कह रहा हूं ये 200 करोड़ रुपए जो मैं चार्ज कर रहा हूं एकदम फेयर प्राइस चार्ज कर रहा हूं, यानी इस प्राइस पे ओरिजिनल प्राइस का कोई भी इफेक्ट नहीं है। यानी बात को समझना, दूसरे सेंस में बोलता हूं, अगर गवर्नमेंट को मैंने कहा कि मैं 200 करोड़ में बनाऊंगा और गवर्नमेंट ये कहती है कि हमने आपको 10,000 करोड़ का प्रोजेक्ट दे रखा है, अब तो ये घर आपको 50 करोड़ में ही बनाकर देने पड़ेंगे, हम ऑलरेडी आपको इतना बड़ा काम दे चुके हैं, तो इन घर के लिए हम आपको 200 करोड़ ना देकर 50 करोड़ देंगे। और अगर मैं 50 करोड़ में एग्री कर जाऊंगा तो इसको क्या बोलेंगे कि एडिशनल एसेट बनाने की जो रेवेन्यू है वो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू से प्रभावित हो गए, यानी उसमें ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू की वजह से उस प्राइस को कम करना पड़ गया। अगर ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू का एडिशनल कंस्ट्रक्शन की एसेट की रेवेन्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता तो उसे सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। तो लास्ट में फिर से बोल रहा हूं,
अगर कॉन्ट्रैक्ट अमेंड कर दिया गया और एडिशनल एसेट बनाने की हमें जरूरत पड़ रही है तो प्राइमरीली AS7 कहता है कि एडिशनल एसेट को ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट का ही पार्ट मानो, बट कुछ एक कंडीशंस, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाती हैं तो ओरिजिनल एसेट का कॉन्ट्रैक्ट अलग रहेगा और एडिशनल एसेट का अलग कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा, यानी दोनों दो सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट माने जाएंगे। वो दो कंडीशंस क्या है? पहली कंडीशन, जो एडिशनल एसेट हम बनाने जा रहे हैं वो प्राइमरी एसेट यानी जो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट में जिस एसेट को हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं उससे बिल्कुल अलग है। बिल्कुल अलग किस सेंस में? डिजाइन में, टेक्नोलॉजी में, यूज में। अगर दोनों का यूज, पर्पस, टेक्नोलॉजी, हर चीज अलग है तो हम एडिशनल एसेट को क्या मानकर चलेंगे? एक सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट मानेंगे। दूसरा, एडिशनल एसेट जो बना रहे हैं उसकी जो प्राइस हम चार्ज कर रहे हैं उस प्राइस के ऊपर ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का कोई भी इंपैक्ट नहीं है, यानी ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस की वजह से हमने एडिशनल एसेट की प्राइस को कम नहीं किया है, हमने उतने ही रुपए मांगे हैं या उतने ही रुपए चार्ज किए हैं जो एक एडिशनल एसेट को बनने में लगेंगे या एडिशनल एसेट को बनने में लगने चाहिए थे, उतने रुपए हमने मांगे। तो ये कुछ पॉइंट थे बेटा जो आपको समझ में आ गया होगा। कंबाइनिंग एंड सेगमेंटिंग ऑफ कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, पहला क्या था? एक ही कॉन्ट्रैक्ट में बहुत सारे एसेट बन रहे हैं तो एएस कहता है कि आप उन सभी को एक ही कॉन्ट्रैक्ट मानकर चलो। क्या बोला उन्होंने? एक ही कॉन्ट्रैक्ट। बट एएस ने कहा कुछ चार ऐसी कंडीशन है, अगर चार में से एक नहीं, ये चारों कंडीशंस पूरी हो जाती हैं। चार कंडीशंस बताई एएस ने, अगर ये चारों कंडीशन पूरी होगी तो ऐसे केस में हम यहां पर सभी एसेट को एक सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट मानेंगे। वो चार कंडीशन क्या? हर एसेट के लिए सेपरेट प्रपोजल दिया गया है, हर एसेट के लिए सेपरेट नेगोशिएशन हुआ है, हर एसेट को लेकर ध्यान से समझने की कोशिश करना मैं जो बोलने जा रहा हूं, हर एसेट को लेकर कॉन्ट्रैक्टर और कॉन्ट्रैक्टी के पास फ्रीडम है, राइट है, किसी भी एसेट को एक्सेप्ट कर सकते हैं, किसी भी को रिजेक्ट कर सकते हैं और हर एसेट की कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस अलग-अलग आइडेंटिफाई की जा सकती है, अलग-अलग पता लगाया जा सकता है इसकी कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू के, इसकी कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट है। अगला क्या है? मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट है। तो मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट को वैसे हमेशा अगर एक एसेट को बनाने के लिए मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट है तो उन्हें हम मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट ही मानकर चलेंगे। बट तीन ऐसी कंडीशन है, अगर ये तीन कंडीशन पूरी हो जाए तो मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट में जो एसेट बनाई जा रही है उसे सिंगल कॉन्ट्रैक्ट ही माना जाएगा। अगर हमने सभी एसेट को एक पैकेज के अंदर नेगोशिएट किया, यानी सभी के लिए एक प्राइस यानी एक ही पैकेज में हमने नेगोशिएट कर दिया। अच्छा, ये आपस में इंटर रिलेटेड और इंटरकनेक्टेड है। और तीसरा क्या है कि यहां पर जो काम होगा वो कंटिन्यू बेसिस पे होगा, या तो सभी एक साथ तैयार होंगे या एक के बाद एक तैयार की जाएगी। सिचुएशन नंबर 3 क्या कह रहे हैं? तीसरा पॉइंट है, अगर मान लो कल को हमारा ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट में कुछ काम ऐड कर दिया जाए, यानी हमें कॉन्ट्रैक्टी की तरफ से कुछ एडिशनल एसेट बनाने के लिए बोला जाए, तो उस एडिशनल एसेट को जो हम बना रहे हैं उससे हम ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट में ही रखें कि उसे सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट माने। तो एएस कह रहा है कि पहले तो आप उसे ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट का ही पार्ट मानकर चलो, यानी एडिशनल एसेट को भी ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट के अंडर ही रखा जाएगा। बट कुछ ऐसी कंडीशन है, अगर ये पूरी हो गई और वो दो कंडीशन, अगर वो दोनों कंडीशन पूरी हो जाती हैं तो ऐसे केस में बेटा आप उसे सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट मानोगे। पहली कंडीशन क्या है? अगर जो एडिशनल एसेट बनाई जा रही है वो बिल्कुल डिफरेंट है, एकदम अलग है ओरिजिनल एसेट के कंपैरिजन में, डिजाइन में, टेक्नोलॉजी में, यूज में, और जो एडिशनल एसेट बनाई जा रही है उसकी जो प्राइस है उस प्राइस पे बेटा कोई भी इंपैक्ट नहीं है ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू का, यानी ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट की वजह से हमने एडिशनल एसेट की कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू में कोई भी डिस्काउंट नहीं दिया, हमने वही अमाउंट चार्ज की है जो हमें चार्ज करनी चाहिए थी, यानी ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट का कोई भी बेटा इसके ऊपर प्रभाव नहीं है कि हमने एडिशनल एसेट की कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू या कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कम चार्ज की हो। क्लियर है? तो ये कुछ बातें थी जो बेटा किससे रिलेटेड बात कर रहा था जी? कंबाइनिंग एंड सेगमेंटिंग ऑफ कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहा था। यहां से बेटा केस स्टडी बेस्ड प्रॉब्लम आ सकती है। आई होप सभी को ये समझ में आ गया होगा, यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए।
तो ये 3 केस आपको समझ में आ गए क्या? जल्दी से देखो, कोई डाउट है तो यहाँ तक बताइए बेटा मेरे को एक बार जल्दी से। हाँ जी बच्चों, तो यहाँ तक की बातें हमारी कंप्लीट हो गई हैं। अब हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में बेटा अगले पार्ट के ऊपर चलते हैं। अब सबसे पहले हमें समझना है कि अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं। देखो बेटा, हमने पढ़ा था कि जो हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 7 है, जो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड बात करता है, वो सिर्फ कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर एप्लीकेबल होता है। ये बात आपको मालूम है, कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर एप्लीकेबल होगा और लॉन्ग टर्म कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट को ये कवर करेगा। अब एक सिंपल सा पॉइंट समझना, मान लो कॉन्ट्रैक्टर जब अपनी रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करेगा, जब अपना प्रॉफिट निकालेगा, अगर किसी भी कॉन्ट्रैक्टर को अपने कॉन्ट्रैक्ट से प्रॉफिट या लॉस जानना होगा तो वो कैसे डिसाइड करेगा? तो कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर प्रॉफिट या लॉस निकालना तो बहुत आसान है। मैंने बोला कैसे? तो वो कह रहे हैं सर आप एक काम करोगे, आपको क्या लेना है, कॉन्ट्रैक्ट की रेवेन्यू ले लेनी है, उसमें से सर कॉन्ट्रैक्ट की कॉस्ट माइनस कर दो। बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। बट अब हमें यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं, कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू से जब हम कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट को माइनस कर देंगे तो सिंपल है, प्रॉफिट या लॉस आ जाएगा, यानी उस काम को करने से हमें फायदा हुआ कि नुकसान हुआ ये डिसाइड हो जाएगा। बट अब हमें ये समझना है, यानी एएस हमें बताना चाहता है कि कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू में किस किस को लिया जाएगा। भाई ऐसा नहीं है कि आपने बोल दिया कि कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू है ये, आपको यहां डिसाइड करना पड़ेगा कि कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू में क्या क्या आता है, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट में क्या क्या आता है, यानी आप प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करोगे, वो अगले स्टेज का काम है। उससे पहले हमें यहां पर समझना पड़ेगा कि कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू एज पर एएस 7 किन किन बातों को इंक्लूड करता है और एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 7 कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट किन किन बातों को इंक्लूड करता है। तो सबसे पहले बेटा आज के लेक्चर में मैं आपको कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू के बारे में डिटेल में समझाऊंगा। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट जो है वो नेक्स्ट लेक्चर का पार्ट होगा, बट तब तक आप सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू को समझना स्टार्ट करो। देखो जी, कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू को अगर मैं सिंपल तरीके से बोलूं तो मैं ऐसे बोल सकता हूं, ध्यान से सुनना, कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू है क्या? कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू का मतलब है, ध्यान से सुनो, कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू का मतलब है कॉन्ट्रैक्टर जिस अमाउंट के बदले में, जिस वैल्यू के बदले में ये काम कर रहा है, या यूं कह दो जितने रुपए देकर कॉन्ट्रैक्ट ये काम करवा रहा है वो बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू है। अगर हम उसे सिंपल वर्ड्स में समझे तो ये कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू है। तो पढ़ो क्या कह रहा है कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू के लिए, इट मींस द रेवेन्यू which is agreed upon between the contractor and contractee। ये वो रेवेन्यू है जो दोनों लोगों ने, दोनों पार्टीज ने आपस में डिसाइड कर लिया कि हाँ इस काम को करने के लिए मैं इतने रुपए लूंगा, या कॉन्ट्रैक्टी कहता है कि इस काम के लिए मैं इतने रुपए आपको पे कर दूंगा। ये बेटा कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू कहलाता है। बट एएस ने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू के बहुत सारे अलग अलग पार्ट्स हैं, अलग अलग एलिमेंट हैं, तो हमें कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू कैलकुलेट करने के लिए हर एक पार्ट को डिटेल में समझना पड़ेगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूं बेटा कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू के लिए हमें यहां पर टोटल 6 बातें यहां पर समझनी पड़ेगी। इन 6 चीजों से मिलकर हमारा कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू डिसाइड होगा। अब कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू जानने के लिए हमें इन 6 अलग अलग पॉइंट को पहले समझना पड़ेगा, फिर इन पॉइंट को रेवेन्यू में प्लस किया जाएगा या माइनस किया जाएगा, उसके बारे में बातचीत करेंगे। सबसे पहला पॉइंट यहां पर आपको देखने को मिल रहा होगा बच्चों, ध्यान से देखो, ये है जी इनिशियल कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू। इसके बारे में मैं पहले बोल देता हूं, बाद में मैं आपको डिटेल में भी बताऊंगा, पहले आराम से समझो इनिशियल कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू क्या होता है। जैसे बेटा मैं एक कॉन्ट्रैक्टर हूं, आप एक कॉन्ट्रैक्टर हो, आप मेरे पास आए, आपने आकर कहा कि सर हमारे लिए घर आप कंस्ट्रक्ट करो, आप बेटे घर बनवाना चाहते हो। मैंने बोला मैं बना दूंगा, कॉन्ट्रैक्टर हूं, आपके लिए घर बना दूंगा। मैंने अब आपसे कुछ सवाल करूंगा, आपको कितने एरिया में घर बनवाना है या नहीं, मैं आप जानना चाहता हूं कितने एरिया में आपका घर का कंस्ट्रक्शन होगा, अच्छा कितने बेडरूम का वो घर होगा, किस डिजाइन का वो बनवाना चाहते हो, कैसा उसमें मटेरियल यूज करवाना चाहते हो, कितने टाइम में आपको वो कंप्लीट करके, मतलब कितने टाइम में आप उस घर की एक्सपेक्टेशन ले रहे हो कि कितने टाइम में मैं आपको बना कर दूं। इन सारी बातों के बारे में जब बातचीत हो जाती है, आपने अपने अकॉर्डिंग अपनी सारी रिक्वायरमेंट बता दी और उन रिक्वायरमेंट के बेसिस पे कॉन्ट्रैक्टर बेटा एक प्राइस कोट करता है
जैसे मैंने कहा कि आपकी जो रिक्वायरमेंट है, आप जिस रिक्वायरमेंट का हाउस कंस्ट्रक्ट करवाना चाहते हो, वैसे घर को बनाने के लिए मैं 1 करोड़ रुपए चार्ज करूंगा। ये कहलाता है इनिशियल कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू। क्या कहलाता है? इनिशियल कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू। मैं फिर से कह रहा हूं, आपने अपनी डिजाइन बता दी, स्पेसिफिकेशन बता दी, उसके बाद हम दोनों ने बैठकर डिसाइड कर लिया और आप एग्री कर गए मेरी प्राइस को, तो इसे बोला जाता है इनिशियल कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू। यानी शुरुआत में आपने जैसा जैसा मेरे को बताया उसी के अकॉर्डिंग जो प्राइस मैं आपको कोट कर देता हूं कितने रुपए में काम हो जाएगा, उसे बोला जाता है बेटा इनिशियल कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू। सेकंड पॉइंट यहां पर आता है वेरिएशन। वेरिएशन मतलब होता है काम में बदलाव, काम चेंज हो जाना। मान लो इनिशियली जब आप मेरे पास आए, आपने जो मेरे को बताया कि ऐसा ऐसा घर चाहिए, इतने रूम्स होंगे, इतना उसका एरिया होगा, सारी चीजें आपने बता दी। कुछ दिनों बाद में आप आए, आपने आकर बोला कि सर उस काम में थोड़ा बदलाव करना है, कुछ वेरिएशन करना है। वेरिएशन से बेटा हो सकता है काम इंक्रीज भी हो जाए, हो सकता है काम डिक्रीज भी हो जाए। अब मैं पहले इंक्रीज के बारे में बात करता हूं। आप मेरे पास आए, आपने कहा कि सर हमारे घर पे ना एक सर्वेंट काम करता है, उसके रहने के लिए बिना सर आप ना ऊपर एक रूम बना दो। यानी आपने मेरे से काम इंक्रीज करवाया, आपने कहा कि एडिशनल रूम आपके लिए तैयार करके दूं। अच्छा, इनिशियली जब आपने मेरे को अपने घर के बारे में आपने डिटेल दी, तो उसके अंदर बेटा उस सर्वेंट रूम के बारे में आपने चर्चा नहीं की थी। अब मैं कहूंगा अगर आप ये सर्वेंट रूम बनवाना चाहते हो छत के ऊपर, इसके लिए मैं आपसे अलग से 10 लाख रुपए लूंगा। तो आप जो काम इंक्रीज करवाओगे इसके लिए मैं आपसे एक्स्ट्रा पैसे लूंगा। आपने कहा कि सर आप ना हमारे पार्किंग के लिए पार्किंग का एरिया डेवलप कर दो, यानी सेट वगैरह लगाकर प्रॉपर एक एरिया डेवलप कर दो जहां पर हम गाड़ी को पार्क कर दें। उसके लिए मैंने कहा कि आपसे मैं 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा लूंगा। बेटा काम बढ़ाते जाओगे तो पैसा बढ़ता जाएगा। आप कह रहे हो कि सर हमारे बिल्डिंग के बाहर गार्ड भी बैठेगा, उस गार्ड के लिए गार्ड रूम बना दो, उसके लिए एक्स्ट्रा पैसे लगेंगे। आपने कल को आकर बोला कि सर हमारे वहां पे स्विमिंग पूल कंस्ट्रक्ट कर दो। यानी जैसे जैसे काम बढ़ाते जाओगे ऑब्वियस है बेटा कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू बढ़ता चला जाएगा। इसका उल्टा कर देते हैं, इसका मतलब अगर काम बढ़ेगा तो रेवेन्यू बढ़ेगी, यानी ये वेरिएशन की वजह से अगर काम बढ़ा तो रेवेन्यू इंक्रीज होगी, तो ये रेवेन्यू में प्लस कर दिया जाएगा। जैसे मैंने कहा आप काम बढ़वाओगे तो आपसे 10 लाख रुपए लूंगा, तो वो 10 लाख रुपए कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू में आ जाएगा। अगला पॉइंट यहां पर है, ध्यान से सुनना, नेक्स्ट पॉइंट को सुनना, इसको उल्टा कर देते हैं। आपने स्टार्टिंग में जो मुझे बताया था कि आपके घर बनेगा, साथ में एक सर्वेंट रूम बनेगा, एक गार्ड रूम बनेगा, एक पार्किंग एरिया बनेगा, और बाद में अगर आपने कहा कि सर ये गार्ड रूम और पार्किंग एरिया हटा दो, तो इनिशियली मैंने सारी चीजें आपने बता रखी थी, उसके बेसिस पे 1 करोड़ रुपए बोले मैंने। बाद में आपने कुछ चीजें कम करवा दी तो प्राइस को ऑब्वियस से कम हो जाएगी। मैंने कहा ठीक है 5 लाख रुपए कम दे देना, तो वेरिएशन पॉजिटिव, यानी काम बढ़ेगा तो ऐड होगा, यानी कॉन्ट्रैक्टर को एक्स्ट्रा काम करना पड़ रहा है तो कॉन्ट्रैक्टर उसके लिए एक्स्ट्रा पैसे चार्ज करेगा, तो वेरिएशन रेवेन्यू इंक्रीज प्लस हो जाएगा। और अगर वेरिएशन से बेटा काम कम हो गया तो माइनस हो जाएगा। इंसेंटिव पेमेंट्स क्या होते हैं? इसका मतलब ये होता है जो कॉन्ट्रैक्टी है बेटा वो कॉन्ट्रैक्टर के काम से इंप्रेस हो जाता है। मतलब ऐसा है कि कॉन्ट्रैक्टर ने जो काम करके दिया है वो बहुत ही बेहतरीन करके दिया, बहुत ही बढ़िया काम करके दिया है, जिसकी एक्सपेक्टेशन कॉन्ट्रैक्टी को नहीं थी। यानी कॉन्ट्रैक्टी जो है वो कॉन्ट्रैक्टर के काम से बेटा प्रभावित होकर उसे एज एन बोनस, एज एन इंसेंटिव कुछ पैसे दे देता है कि हम आपके काम से बहुत ज्यादा इंप्रेस्ड हुए, इसलिए हम आपको 5 लाख रुपए एज एन बोनस दे रहे हैं कि आपने इतना बढ़िया काम करके दिया है तो आप हमसे 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा ले लो। दूसरा पॉइंट, इंसेंटिव का एक और एग्जांपल बोल सकता हूं। जब आप मेरे पास इनिशियली आए, आपने अपने घर के बारे में बता दिया कि ऐसा ऐसा घर तैयार करके दे रहा, मैंने बोला हो जाएगा। आपने कहा कि सर ये कितने टाइम में कंस्ट्रक्ट कर दोगे आप? मैंने कहा कि जैसा घर आप चाहते हो उसे बनने में 3 साल का मिनिमम समय लगने वाला है। ठीक है जी। अब मेरा अगले पॉइंट को सुनना। आपने कहा कि सर अगर ये घर आप 2 साल में कंप्लीट कर दोगे ना, अगर 2 ईयर के अंदर आप ये बनाकर दे दोगे तो हम आपको 10 लाख रुपए एक्स्ट्रा देंगे। यानी टाइम से पहले काम कंप्लीट करने के लिए आप मुझे एक्स्ट्रा पेमेंट कर रहे हो, तो इसे बोला जाता है इंसेंटिव पेमेंट। जल्दी काम करने के लिए या काम को टाइमली कंप्लीट करवाने के लिए कॉन्ट्रैक्टिव एक एक्स्ट्रा अमाउंट दे देता है, जिसे इंसेंटिव पेमेंट के नाम से जाना जाता है। अगला है जी प्राइस एस्केलेशन।
ये क्या होता है, तो मैं कह दूं पहले तो इंसेंटिव बेटा नॉर्मली आप देखोगे कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू में ऐड होगा, यानी इंसेंटिव जो मिलेगा उससे कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू बढ़ जाएगा। अगला पॉइंट आता है जी प्राइस एस्केलेशन। ये क्या है बेटा, एक बात बताओ, आपने मुझे कहा कि सर हमारे लिए ऐसा घर बना कर दो, मैंने कहा इस घर को कंस्ट्रक्ट होने में 3 साल का टाइम लगेगा, यानी 3 साल में घर बनकर तैयार हो जाएगा। अब मुझे एक सिंपल से पॉइंट का जवाब देना जो मैं बोलने वाला हूं। बेटा एक बात बताओ, मैंने तुम्हें प्राइस कोट कर दी 1 करोड़ रुपए, मैंने ये जो प्राइस डिसाइड की होगी क्या देखा होगा, मैंने देखा होगा आज मटेरियल किस रेट पे अवेलेबल हो रहा है, आज लेबर किस रेट पे अवेलेबल हो रही है। आपको याद है जब मैं डेफिनेशन पढ़ा रहा था आज की क्लास में स्टार्टिंग में, तब भी मैंने एस्केलेशन क्लॉज के बारे में बोला था। बेटा इनिशियली जब मैंने रेवेन्यू बोली आपको 1 करोड़ रुपए चार्ज करूंगा, ये मैंने नॉर्मल सिचुएशन को देखा कि भाई सीमेंट इतने रुपए में मिल रही है, लेबर का पर डे का वेजेस इतने रुपए है। अब मैं कह रहा हूं अगर अब नॉर्मल तरीके से नहीं भी, नॉर्मली तो 5-10% हर साल मटेरियल भी बढ़ेगा, लेबर भी बढ़ेगी, वो एक नॉर्मल चीज है। लेकिन अगर अब नॉर्मल तरीके से प्राइस इंक्रीज हो जाए, अब नॉर्मल फैक्टर की वजह से मटेरियल की कॉस्ट बढ़ जाए, लेबर की कॉस्ट बढ़ जाए, तो बेटा कॉन्ट्रैक्टर ये कहता है कि मैं अब ये काम उस प्राइस में नहीं दे सकता, उस प्राइस में करके नहीं दे पाऊंगा जिस प्राइस में मैंने आपको इनिशियली बोला था, क्योंकि यहां पर बेटा अब नॉर्मल रीजन की वजह से कॉस्ट बढ़ गई। तो उस अब नॉर्मल रीजन से बढ़ी हुई कॉस्ट हम क्या करना चाहेंगे, कॉन्ट्रैक्टर से चार्ज करना चाहेंगे, तो इसे बोला जाता है प्राइस एस्केलेशन। तो अब नॉर्मल रीजन से अगर कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट बढ़ेगी तो ये कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू भी इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर है जी? हाँ जी सर। क्लेम्स क्या होते हैं? क्लेम्स क्या होते हैं अगर कॉन्ट्रैक्टी ने डिले कर दिया। सर किस चीज में डिले कर दिया? आप कॉन्ट्रैक्टी हो, बिल्कुल, आपने मुझे कहा कि सर मेरे लिए एक घर बना कर दो। मैंने कहा कि घर किस तरीके का चाहिए, उसका कोई डिजाइन दो मेरे को, उसका कोई आपने आर्किटेक्ट से उसका 3D प्रिंट बनवा कर दो कि किस तरीके का आप घर मेरे से कंस्ट्रक्ट करवाना चाहते हो। आपने कहा कि सर 10 दिन का हमें टाइम दो, 10 दिन बाद में हम आपके पास डिजाइन लेकर आएंगे और उसी के अकॉर्डिंग आप घर को बनाना स्टार्ट कर देना। आप बेटा मेरे पास वो डिजाइन लेकर आए 2 महीने बाद, यानी 2 महीने तक मैं इंतजार करता रहा कि आप डिजाइन लेकर आओगे। 2 महीने तक मैंने अपनी लेबर को बेटा खाली बैठा कर रखा, मैं इंतजार कर रहा था कि आप डिजाइन लाओगे। तो मुझे कॉन्ट्रैक्टर को बेटा नुकसान हो गया, क्योंकि मैं लेबर को पे करते जा रहा हूं जबकि काम साइट पे चल नहीं रहा है। तो इस वजह से बेटा कॉन्ट्रैक्टर को नुकसान हुआ, तो कॉन्ट्रैक्टर उस नुकसान की भरपाई चाहता है किससे? कॉन्ट्रैक्टर से, और उसके लिए वो बेटा क्लेम चार्ज कर लेते हैं। क्लियर है? ये ऐसे भी कह सकते हैं। आपने मुझे कहा कि सर हमारे लिए घर बनाओ, बट सर उस घर में जो सीमेंट यूज होगा वो सीमेंट सर हम आपको ला कर देंगे, या उस घर में जो मटेरियल यूज होगा उसका कुछ पार्ट हम सर खुद से आपको सप्लाई करेंगे। आप वो मटेरियल देने में डिले कर रहे हो और लेबर बेटा खाली बैठी हुई है साइट पे, तो कॉन्ट्रैक्टर का नुकसान होगा। तो उस लॉस का बेटा कंपनसेशन वो किससे चाहेगा? कॉन्ट्रैक्टर से चाहेगा। तो क्लेम भी यहां पर प्लस हो जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है पेनल्टी। पेनल्टी बेटा क्लेम का जस्ट अपोजिट है। क्लेम में क्या था? गलती कॉन्ट्रैक्टर की नहीं थी, गलती कॉन्ट्रैक्टी की थी, इसलिए वो कंपनसेशन चाहता था। पेनल्टी उसका अपोजिट है, गलती किसकी होगी? कॉन्ट्रैक्टर की। सर कैसे? अभी बता देते हैं। मान लो मैंने कमिटमेंट किया था कि आपको 3 साल में घर बनाकर दे दूंगा, बट मैं वो कमिटमेंट पूरा नहीं कर पाया। मैं आपको घर दे रहा हूं 3.5 साल के अंदर, तो 6 महीने जो मैंने डिले किया उसके लिए बेटा कॉन्ट्रैक्टी को नुकसान हुआ। कॉन्ट्रैक्टी किसी रेंटेड प्रेमाइसिस को यूज कर रहा है, तो बेचारे को 6 महीने का एक्स्ट्रा रेंट देना पड़ा। तो कॉन्ट्रैक्टी कहता है कि आपकी वजह से मुझे 6 महीने का एक्स्ट्रा रेंट देना पड़ा है, वो रेंट मैं आपसे चार्ज करूंगा। तो बेटा कॉन्ट्रैक्टी क्या करता है? इस 1 करोड़ में से मान लो 6 महीने का रेंट बनता है 5 लाख रुपए, तो 5 लाख रुपए डिडक्ट करके ओनली 95 लाख रुपीस पे करेगा। तो पेनल्टी की वजह से कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू हो जाती है माइनस। तो क्या समझ में आया? 6 पॉइंट है। इनिशियल कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू वेरिएशन से कम बढ़ेगा तो रेवेन्यू बढ़ेगी, कम होगा तो रेवेन्यू कम हो जाएगी। इंसेंटिव पेमेंट बेटा रेवेन्यू में ऐड कर दिया जाएगा। अगला प्राइस एस्केलेशन से भी बेटा रेवेन्यू बढ़ेगी, प्लस हो जाएगा। क्लेम को भी हम ऐड कर देंगे और पेनल्टीज को माइनस कर देंगे। क्या आपको ये बातें समझ में आ गई? इन सारी चीजों से बेटा हमारा कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू डिसाइड होता है। इसका मैंने एक फॉर्मेट बना रखा है, जरा एक फॉर्मेट पे नजर डालते हैं। इसका मतलब जब हम एग्जाम में कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू निकालेंगे तो इन सभी पॉइंट को कंसीडर किया जाएगा। जैसे बेटा हमें
इनिशियली जो प्राइस डिसाइड हुई, मान लो कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू डिसाइड करना है, तो इनिशियली मान लो ये काम हमने कमिट कर दिया कि 10 लाख रुपए में हो जाएगा। इनिशियल आपने जो स्पेसिफिकेशन बताई उसके अकॉर्डिंग मैंने कहा 10 लाख रुपए में काम कंप्लीट करके दे दूंगा, तो ये कहलाता है इनिशियल कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू। बाद में आप आकर वेरिएशन करवाते हो, बेटा वेरिएशन से काम बढ़ भी सकता है, कम भी। नॉर्मली कंस्ट्रक्शन में काम बढ़ता ही बेटा, कम नहीं होता, नॉर्मली मैं कह रहा हूं। तो अगर काम बढ़ा है, मान लो आपने कल को एक एक्स्ट्रा रूम की डिमांड कर ली, एक एक्स्ट्रा बेटा कंस्ट्रक्शन की आपने डिमांड कर ली, उसके लिए मैं आपको 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा चार्ज करता हूं, तो वेरिएशन बेटा इस 10 लाख में ऐड हो जाएगा। इंसेंटिव, अगर आप मेरे काम से इंप्रेस्ड हो जाते हो, उसके लिए आप मुझे 50,000 एज एन इंसेंटिव देते, तो ये भी कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू में ऐड हो जाएगा। प्राइस एस्केलेशन, अब नॉर्मल रीजन की वजह से अगर हमारी कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट बढ़ेगी तो हम उसका कुछ पार्ट कॉन्ट्रैक्टर से चार्ज करेंगे। जैसे हमें अब नॉर्मल रीजन से कॉस्ट बढ़ने से हम 50,000 रुपए एस्केलेशन क्लॉज का चार्ज कर रहे हैं, वो भी रेवेन्यू को बढ़ा देगा, प्लस हो जाएगा। क्लेम्स, गलती किसकी है? गलती कॉन्ट्रैक्टर की है। कॉन्ट्रैक्टर ने टाइम पे डिजाइन नहीं दिया, टाइम पे मटेरियल नहीं दिया। मान लो कॉन्ट्रैक्टर ने गलत डिजाइन दे दिया, हमने उस गलत डिजाइन के अकॉर्डिंग काम करना स्टार्ट कर दिया और 1 महीने बाद आकर कॉन्ट्रैक्टर बोलता है कि हमने आपको जो डिजाइन दिया वो गलत था, बाय मिस्टेक, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, आपको इस डिजाइन के अकॉर्डिंग काम करना है। और अगर आप दोबारा मुझे डिजाइन दोगे तो मैं आपको क्या कहूंगा, आपने डिजाइन दोबारा दिया, इससे पुराने वाले काम को तोड़ना पड़ेगा, दोबारा बनाना पड़ेगा, तो कॉन्ट्रैक्टर का नुकसान होना बेटा, इसलिए वो क्लेम चार्ज करेगा। जैसे वो मान लो 1 लाख रुपए, और अगर पेनल्टीज होगी तो यहाँ से माइनस हो जाएगी, फिर लास्ट में सबको प्लस माइनस करेंगे तो आपका कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू डिसाइड हो जाएगा। अब हमें समझना है कुछ बातों को। देखो अभी तो मैंने एक मोटा मोटी बता दिया कि वेरिएशन प्लस होगा, क्लेम प्लस होगा, इंसेंटिव प्लस होगा, पेनल्टीज माइनस होगी। अब एएस ये कह रहा है कि वेरिएशन को कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू में लेना है या नहीं लेना, पेनल्टीज को कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू में लेना है कि नहीं लेना, इंसेंटिव को रेवेन्यू में लेना है कि नहीं लेना। इन सारी चीजों को रेवेन्यू में लेने से पहले कुछ कंडीशंस हमें चेक करनी है। अगर वो कंडीशंस फुलफिल हो जाती हैं, अगर वो कंडीशन पूरी हो जाएंगी तो उन्हें कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू का पार्ट बना लेंगे, अदरवाइज उसे कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू में नहीं लिया जाएगा। तो क्यों ना हम उन चीजों को अब थोड़ा डिटेल में समझते हैं, वो कौन कौन सी कंडीशंस है बेटा। तो यहाँ पे लिखा हुआ मैंने कंपोनेंट और एलिमेंट ऑफ रेवेन्यू। भाई रेवेन्यू में हमने दिखाया ना आपको 6 एलिमेंट है। अब हमें देखना है कि कौन से एलिमेंट के लिए कौन सा पॉइंट हमें चेक करना चाहिए, किस पॉइंट पे हमें फोकस करना है या ध्यान देना है। तो सबसे पहले इनिशियल कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू, इसको लेकर कोई ऐसा आपको अलग से ध्यान नहीं देना। ये इनिशियली दोनों पार्टीज बैठकर नेगोशिएट करती हैं कि इस प्राइस पे हम काम करेंगे, वो इनिशियल कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू कहलाता है। तो यहाँ पर आपको सिर्फ ये ध्यान देखना है, क्या इनिशियल कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू मेजर हो सकती है, क्या उसका मेजरमेंट किया जाना पॉसिबल है। मेजरमेंट ऑफ कंसीडरेशन रिसीव्ड और रिसीवेबल एक नॉर्मल केस है, इसको इग्नोर कर दो। ये यहां से इंपॉर्टेंट बात है वेरिएशन। वेरिएशन मैंने बताया ना, कल को आकर आपने अपना डिजाइन बदल दिया, वेरिएशन कैसे हो सकता है। पहले आपने जो डिजाइन बताया वो एक सिंपल डिजाइन था, मैंने कहा 1 करोड़ रुपए में ये आपका काम हो जाएगा। बाद में आपने बेटा जो डिजाइन ला कर दी वो कॉम्प्लेक्स डिजाइन ला कर दी, ऐसे डिजाइन ला कर दी जिसके लिए मुझे एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा, लेबर एक्स्ट्रा लगेगी, मटेरियल एक्स्ट्रा लगेगा। तो डिजाइन चेंज हो जाने से ऑब्वियस है बेटा कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो मैं एज एन कॉन्ट्रैक्टर क्या कहूंगा, आपने डिजाइन चेंज कर दी तो आपको अब ये काम उस प्राइस पे नहीं दे सकता जिस प्राइस को हमने इनिशियली डिसाइड किया था, आपको कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ेगा। तो डिजाइन की वजह से ड्यूरेशन, पहले मैंने कहा ये काम मैं 3 साल में कंप्लीट करूंगा, बाद में आप कहते हो नहीं जी नहीं 2 साल में कंप्लीट करके दो, हमें तो 2 साल में ही चाहिए ये काम। तो ऐसा अगर आप करोगे तो बेटा प्राइस भी बढ़ जाएगी। स्पेसिफिकेशन, पहले आपने जो मटेरियल बताया था कि आप ये वाला मटेरियल यूज करना, उस मटेरियल के अकॉर्डिंग मैंने प्राइस बता दी। बाद में कल को अगर आप अपना मटेरियल चेंज कर देते हो, जैसे मैं मान लो पहले डिसाइड हुआ था कि पहले डिसाइड ही किया गया था कि यहां पे जो घर बनेगा उसके लिए मार्बल यूज किया जाएगा। बाद में आप कहते हो कि नहीं जी मार्बल की जगह यहां पर इटालियन मार्बल यूज किया जाना चाहिए, यानी मार्बल बाहर से इंपोर्ट करके लाओ और वो मार्बल लगाया जाएगा। तो बेटा ऐसे केस में कॉन्ट्रैक्टर क्या कहेगा, अगर आप मटेरियल चेंज कर दोगे, हाई क्वालिटी का मटेरियल यूज करवाना चाहोगे तो कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू बढ़ जाएगा। सिंपल सा पॉइंट है बेटा। तो वेरिएशन में अब सवाल ये आता है वेरिएशन क्यों चेंज हो, मैंने बता दिया
डिजाइन की वजह से, ड्यूरेशन और स्पेसिफिकेशन की वजह से। अब उससे भी इंपॉर्टेंट ये है कि वेरिएशन का वो जो पैसा है, वेरिएशन से जो अमाउंट बढ़ेगी उसे रेवेन्यू में लिया जाएगा कि नहीं लिया जाएगा, उसे देखने के लिए हमें दो कंडीशन, दो शर्तें पूरी करनी पड़ेगी। अगर ये दो कंडीशन पूरी हो जाती हैं तो वेरिएशन का जो पैसा है वो रेवेन्यू के अंदर आ जाएगा, अदरवाइज वेरिएशन का पैसा रेवेन्यू में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। पढ़ो क्या कहा, इंक्लूड करेंगे कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू व्हेन इट इज प्रोबेबल। प्रोबेबल का मतलब होता है बेटा उसके होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, उसके होने के चांसेस ज्यादा है। प्रोबेबल का मतलब है कि उसकी जो प्रोबेबिलिटी है, पॉसिबिलिटी, वो मोर देन 50% है, यानी 50% से ज्यादा उसके होने के चांसेस हैं। क्या कह रहा है, कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू इंक्लूड करेंगे व्हेन इट इज प्रोबेबल दैट द कस्टमर विल अप्रूव द वेरिएशन। बेटा एक बात बताओ, कस्टमर ने कहा कि इस डिजाइन के अकॉर्डिंग काम करो, कॉन्ट्रैक्टर ने कहा अगर आप इस डिजाइन के अकॉर्डिंग काम करोगे हम आपसे एक्स्ट्रा 10 लाख रुपए लेंगे। सिंपल सा पॉइंट है। अब सवाल ये आता है इस 10 लाख रुपए को तब तक रेवेन्यू में नहीं लेंगे जब तक इस 10 लाख रुपए के लिए कस्टमर यानी कॉन्ट्रैक्टी अप्रूवल नहीं दे दे। बेटा एक बात बताओ, कॉन्ट्रैक्टर ने बोल दिया कि मैं 10 लाख लूंगा, लेकिन कॉन्ट्रैक्टी ने अभी तक बोला ही नहीं कि मैं 10 लाख रुपए दूंगा इसके लिए। कॉन्ट्रैक्टी कह रहा ना जी 1 रुपया नहीं दूंगा, तो आप उस 10 लाख रुपए को रेवेन्यू में कैसे ले सकते हो? वो रेवेन्यू में सिर्फ तभी आ सकता है जब कॉन्ट्रैक्टर ने इस बात को क्या कर दिया हो, इस बात का अप्रूवल दे दिया हो कि हाँ ऐसा मैं करूंगा, मैं आपको पेमेंट कर दूंगा। यानी अगर वो वैल्यूएशन को अप्रूव कर देगा तो लिया जाएगा। दूसरा, एंड द अमाउंट इज रियलाइबली मेजर्ड, ये दो कंडीशन है। और अब काम बढ़ा, उससे रेवेन्यू कितनी बढ़ेगी वो रियलाइबल तरीके से मेजर किया जाना पॉसिबल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कॉन्ट्रैक्टर कह रहा है ये काम बढ़ा ना इससे रेवेन्यू भी बढ़ेगी, कितनी बढ़ेगी ये नहीं पता, तो रियलाइबल तरीके से अमाउंट की सर्टेनिटी भी होनी चाहिए। पहला, वैल्यूएशन को अप्रूव्ड कर दिया हो कि कस्टमर कह रहा है कि हाँ इस वैल्यूएशन को मैं अप्रूव कर रहा हूं और इसके लिए मैं इतना एक्स्ट्रा पेमेंट करने को तैयार हूं। और दूसरा, उसे रियलाइबल तरीके से मेजर किया जाना पॉसिबल होना चाहिए। बेटा इससे बड़े आराम से केस स्टडी बेस्ड प्रॉब्लम बन सकती है, इसलिए आप इसे ध्यान से समझो। वेरिएशन कब लिया जाएगा, दो कंडीशन देखनी है। अगला है जी क्लेम। मैंने क्या कहा, जैसे मैंने बताया ना, कॉन्ट्रैक्टर ने गलत डिजाइन दे दिया, लेट डिजाइन दिया, बेकार मटेरियल दे दिया, मटेरियल देने में लेट कर दिया, इससे बेटा कॉन्ट्रैक्टर को नुकसान हुआ। तो कॉन्ट्रैक्टर कॉन्ट्रैक्टर को कहता है कि तुम्हारी वजह से मेरे को नुकसान हुआ, मैं इस नुकसान के लिए तुमसे एक्स्ट्रा 10 लाख रुपए लूंगा। अब सवाल ये कि ये क्लेम का जो पैसा है वो रेवेन्यू में आएगा या नहीं आएगा, तो एएस कहता है क्लेम का पैसा रेवेन्यू में आएगा अगर ये कंडीशंस फुलफिल होती हैं। अगर ये कंडीशन पूरी नहीं होती तो आप नहीं लोगे। तो तीन कंडीशन है, आराम से समझना। क्या कहा, नेगोशिएशन शुड हैव रीच्ड एडवांस्ड स्टेज। यहां पर दो चीजें ध्यान रखनी, नेगोशिएशन एडवांस स्टेज पे पहुंच गया। बेटा मान लो मैंने, कॉन्ट्रैक्टर ने कहा कि तेरी वजह से मुझे 15 लाख का नुकसान हुआ, बट कॉन्ट्रैक्टर इस बात को मानने नहीं कोई तैयार नहीं। कॉन्ट्रैक्टर कह रहा ना जी ना, मेरी वजह से कोई नुकसान नहीं हुआ, मैंने तो टाइम पे आपको मटेरियल दिया और मैं इस नुकसान के 1 रुपया आपको नहीं दूंगा। इसका मतलब नेगोशिएशन यानी दोनों पार्टी नेगोशिएट कर रहे हैं उस क्लेम को, और वो क्लेम का जो नेगोशिएशन चल रहा है एक एडवांस स्टेज पे आ रहा है, यानी जहां से पूरी पॉसिबिलिटी है कि मुझे क्लेम का पैसा मिल जाएगा, यानी कॉन्ट्रैक्टर को क्लेम का पैसा आएगा। और दूसरा, प्रोबेबिलिटी है दैट द कस्टमर विल एक्सेप्ट द क्लेम, यानी हमें इस बात के पूरे चांसेस हैं, 50% से ज्यादा चांस है कि कस्टमर उस क्लेम को अप्रूव्ड कर देगा। बेटा एक बात बताओ, कॉन्ट्रैक्टर कह रहा है कि मुझे नुकसान हो गया, तुमने डिले किया, बट कॉन्ट्रैक्टर इस बात को मान ही नहीं रहा। यानी जब तक कॉन्ट्रैक्टर इस बात के लिए एग्री नहीं करेगा कि हाँ तुम्हें नुकसान हुआ है और उस नुकसान की भरपाई मैं करूंगा, जब तक हम उस क्लेम को रेवेन्यू में नहीं ला सकते। बेटा इसका मतलब नेगोशिएशन एडवांस स्टेज पर पहुंची होनी चाहिए और इस बात की प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए कि कस्टमर उस क्लेम को अप्रूव्ड कर देगा। और तीसरा, उसे रियलाइबल तरीके से मेजर किया जा सकता है, उस क्लेम को रियलाइबली मेजर किया जा सकता है, रियलाइबल तरीके से मेजर किया जाना पॉसिबल है। ये आपको क्लेम के लिए तीन बातें देखनी है। पहला, फिर से बोल रहा हूं, नेगोशिएशन एडवांस लेवल पे पहुंच गया, इस बात की प्रोबेबिलिटी है
कि कस्टमर क्लेम को अप्रूव कर देगा और यहां पर रियलाइबल तरीके से उसे मेजर किया जाना पॉसिबल है, रियलाइबल तरीके से। ठीक है जी। प्राइस एस्केलेशन कुछ नहीं है। प्राइस एस्केलेशन बेटा क्या है, बात को समझने की कोशिश करो। मैंने क्या कहा, अगर अब नॉर्मल रीजन से अगर हमारा कॉस्ट बढ़ जाएगा मटेरियल का, लेबर का, तो उसकी वजह से प्राइस एस्केलेशन लगता है। तो यहां पर है एक्स्ट्रा कंपनसेशन फॉर इंक्रीज्ड कॉस्ट। अगर कॉस्ट बढ़ेगी तो उसकी वजह से कॉन्ट्रैक्टर बेटा एक्स्ट्रा रेवेन्यू चार्ज करेगा, जो मैं आपको बता चुका हूं। जैसे अब नॉर्मल रीजन से मटेरियल बढ़ गया, लेबर का चार्ज बढ़ गया, तो उसके लिए बेटा कॉन्ट्रैक्टर जो है वो एक्स्ट्रा पैसा लेता है, तो वो एक्स्ट्रा पैसा प्राइस एस्केलेशन के नाम से रेवेन्यू में इंक्लूड हो जाएगा। फिफ्थ पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं अभी बताने जा रहा हूं, इंसेंटिव। क्यों सर ये इंपॉर्टेंट, इतना इंपॉर्टेंट कैसे बना? यहां से मैं आपको कहना चाहता हूं कि बेटा एग्जाम के अंदर ना इस वाले पॉइंट से 2-3 बार केस स्टडी बेस्ड प्रॉब्लम आ चुकी है। मतलब अभी सुनो ध्यान से, इंसेंटिव पेमेंट क्या है बेटा, एक बात समझना। इंसेंटिव पेमेंट का मतलब है कॉन्ट्रैक्टी कॉन्ट्रैक्टर के काम से इंप्रेस्ड है और इसलिए वो उसे एक बोनस या एक रिवॉर्ड देना चाहता है, एक एक्स्ट्रा पेमेंट करना चाहता है, यानी वो उसे एक बोनस का पैसा देना चाहता है। अब मेरी बात को सुनना, अब मैं पहले आपको एक केस बताता हूं, उसके बारे में सुनना और अपना डिसीजन देना। आपको एग्जाम में ना एक केस दिया हुआ रहेगा, उसमें कहेगा कि एबीसी लिमिटेड ने कॉन्ट्रैक्ट लिया, उस कॉन्ट्रैक्ट में जो एसेट कंस्ट्रक्ट होने वो 3 साल में कंप्लीट होनी है, बट कॉन्ट्रैक्टी ने बोला अगर आप 2 साल में कंप्लीट कर दोगे तो आपकी जो इनिशियल रेवेन्यू 1 करोड़ वो तो मिलेगी ही मिलेगी, हम आपको अलग से एक्स्ट्रा 20 लाख रुपए और देंगे। आगे प्रॉब्लम कहेगा कि कंपनी का अकाउंटेंट कहता है कि हमें 20 लाख रुपए का इंसेंटिव का पैसा मिलेगा, इसलिए इसे भी कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू में ले लो, और वो कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू को 1 करोड़ 20 लाख रुपए मान लेता है। आपसे कहता है कि बताइए क्या उस अकाउंटेंट का ओपिनियन करेक्ट है या नहीं? तो मेरी बात को सुनना, और ओपिनियन के साथ वो कहता है कि अकाउंटेंट का 20 लाख रुपए इंसेंटिव को रेवेन्यू में इंक्लूड करने के पीछे का जो रीजन है वो भी सुनो। रीजन अकाउंटेंट ने दिया कि पास्ट में भी ऐसे हमने बहुत सारे डेडलाइन या ऐसे अचीवमेंट फुलफिल किए हैं, हमने टारगेट से पहले काम करके दिए हुए हैं, और पास्ट में भी हमने बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट से इस तरीके से इंसेंटिव का पैसा कमाया है। तो हमारा पास्ट रिकॉर्ड कहता है कि इस बार भी हम ये काम टाइम से पहले कंप्लीट करेंगे और ये 20 लाख रुपए का इंसेंटिव हम कमा लेंगे, ऐसा उस अकाउंटेंट को लगता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं बेटा, इंसेंटिव का जो पैसा है ना, ध्यान से समझना, पास्ट में आपके कॉन्ट्रैक्ट टाइम से पहले कंप्लीट हो गए, इस बात का इस कॉन्ट्रैक्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो कॉन्ट्रैक्ट जो थे वो अलग कॉन्ट्रैक्ट थे, ये कॉन्ट्रैक्ट अपने आप में एक सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट है, हर कॉन्ट्रैक्ट एक दूसरे से अलग माना जाएगा। तो आप इसलिए इंसेंटिव को इंक्लूड नहीं कर लोगे कि पास्ट में भी हम इन टारगेट को अचीव करते हुए आए तो हम फ्यूचर में भी अचीव कर लेंगे, नहीं। तो बेटा इंसेंटिव का पैसा सिर्फ तब लिया जाएगा जब आपका काम यानी आपका वर्क इस स्टेज पे पहुंच गया है, या आप इतना वर्क परफॉर्म कर चुके हो या इतना काम किया जा चुका है कि अब इंसेंटिव का पैसा मिलना श्योर है, अब इंसेंटिव का पैसा हमें मिलेगा ही मिलेगा, यानी हम टाइम से पहले काम कंप्लीट कर देंगे। बेटा अकाउंटेंट ने तो 20 लाख रुपए को तब ही मान लिया था जब काम स्टार्ट भी नहीं हुआ था। तो बेटा आप तब उसे इंसेंटिव को रेवेन्यू में नहीं लोगे, वो रेवेन्यू में तभी आएगा जब आपकी परफॉर्मेंस जो है वो इस स्टेज पे पहुंच गई है कि अब हमें पूरी उम्मीद है कि इंसेंटिव का पैसा मिलेगा। तो क्या कहा मैंने, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज रीजनेबली एडवांस्ड स्टेज, यानी परफॉर्मेंस एक एडवांस स्टेज तक आ चुकी है, परफॉर्मेंस बहुत एडवांस पहुंच गई है, जहां से हमें पूरी एक्सपेक्टेशन है, पूरा भरोसा है कि हमें ये रेवेन्यू इंसेंटिव का पैसा मिल जाएगा। बेटा एडवांस स्टेज का मतलब है कि हमने इतना काम कर दिया है कि अब हमें पैसे मिलने ही मिलने हैं। और दूसरा, अमाउंट ऑफ इंसेंटिव इज रियलाइबली मेजर्ड, और इंसेंटिव का जो पैसा है वो कितना होगा उसे रियलाइबल तरीके से मेजर किया जाना पॉसिबल होना चाहिए कि इंसेंटिव में हमें 2 लाख मिलेंगे या 5 लाख रुपए। बेटा मैं फिर कह रहा हूं,
आपको वो कंफ्यूज करने के लिए बोलेगा कि पास्ट में भी डेडलाइन को पूरा किया, पास्ट में भी इंसेंटिव का पैसा हमने कमाया। बेटा पास्ट के बेसिस पे इस इंसेंटिव को रेवेन्यू में नहीं लिया जा सकता। आपको देखना है परफॉर्मेंस एडवांस स्टेज पे आ जानी चाहिए और हम उसे रियलाइजेबल तरीके से मेजर कर पाए, तब ही आप उसे रेवेन्यू में लोगे, अदरवाइज नहीं। लास्ट है बेटा पेनल्टीज। पेनल्टीज क्या है? डिले कॉज्ड बाय द कस्टमर। कस्टमर ने डिले, सॉरी कॉन्ट्रैक्टर ने काम लेट करके दिया, तो इसकी वजह से बेटा कॉन्ट्रैक्टी क्या करता है? रेवेन्यू कम देगा, यानी रेवेन्यू डिडक्ट कर लेगा। तो ये मैंने आपको पहले बताया था, ये हमेशा माइनस किया जाएगा। तो आपको समझना है क्या, सिंपल सा पॉइंट है, रेवेन्यू के अंदर जब वेरिएशन लिया जाएगा दो चीजें चेक करनी है। वेरिएशन से जो काम बढ़ा है उससे जो रेवेन्यू बढ़ेगी, क्या उसको लेकर कॉन्ट्रैक्टी ने यानी कस्टमर ने अप्रूवल दे दी? अगर कस्टमर ने अप्रूवल दे दी, ले लो, और अमाउंट रियलाइजेबल तरीके से मेजर हो जानी चाहिए। क्लेम को लेकर तीन बातें। क्लेम का नेगोशिएशन एडवांस स्टेज तक पहुंच गया, हमें इस बात की प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए कि कस्टमर उस क्लेम को अप्रूव्ड कर देगा, और तीसरा वो अमाउंट रियलाइजेबल तरीके से मेजर किया जाना पॉसिबल होना चाहिए। प्राइस एस्केलेशन डायरेक्टली आ जाएगा। और अगला इंसेंटिव पेमेंट के लिए आपको दो चीजें देखनी है। यहां पर एडवांस स्टेज पे पहुंच जानी चाहिए हमारी परफॉर्मेंस, हमने इतना काम कंप्लीट कर लिया या इतना वर्क किया जा चुका है कि अब हमें इंसेंटिव का पैसा हर हाल में मिल जाएगा, यानी इंसेंटिव का पैसा लेने के लिए अब हम तैयार हैं, हम काम को टाइम से पहले कर देंगे, और अमाउंट जो है वो रियलाइजेबल तरीके से मेजर की जानी पॉसिबल होनी चाहिए। पेनल्टीज जो है लेट काम करके देने की वजह से कॉन्ट्रैक्टर को बेटा कुछ कंपनसेशन देना पड़ेगा कॉन्ट्रैक्टी को। तो कॉन्ट्रैक्टी बेटा कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू में से कुछ पैसा काट कर उसे अमाउंट पे करेगा, तो वो कहलाता है जी पेनल्टीज। तो ये सारी बातें आपको यहाँ तीन पॉइंट बहुत ध्यान से रखने, क्योंकि वहां से केस स्टडी बनती है। वेरिएशन, क्लेम्स और इंसेंटिव, इन तीनों पॉइंट को बड़े आराम से और उनकी कंडीशन को याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इन कंडीशन से बड़े आराम से प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो अब मैं लास्ट में कह सकता हूं रेवेन्यू में 6 चीजें आएंगी। क्या क्या? इनिशियल कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू, वेरिएशन से काम बढ़ा तो रेवेन्यू बढ़ेगी, प्लस कर देंगे, काम कम हुआ तो रेवेन्यू कम हो जाएगी, माइनस कर देंगे। क्लेम की वजह से रेवेन्यू बढ़ेगी, प्लस कर देंगे। प्राइस एस्केलेशन की वजह से रेवेन्यू बढ़ेगी, ऐड कर देंगे। अच्छा, इसके अलावा क्या था यहाँ पर? इंसेंटिव की वजह से बेटा रेवेन्यू बढ़ेगी, ऐड कर दिया जाएगा। पेनल्टी की वजह से रेवेन्यू कम हो जाएगी, माइनस कर देंगे। और इन सभी चीजों को प्लस माइनस करने के बाद जो फाइनल अमाउंट आती है उसे बेटा फाइनल कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू के नाम से जाना जाएगा। अब एक पॉइंट को सुनना, अगर हम एक सिंपल बात करें, गोल्डन रूल निकालें कि रेवेन्यू को कंसीडर करने के लिए हमें ओवरऑल किन चीजों को देखना है, यानी रेवेन्यू कैलकुलेशन के लिए ओवरऑल आप किस पॉइंट को कंसीडर करोगे, तो आपको ध्यान देना है ओवरऑल प्रिंसिपल है मेजरेबिलिटी, यानी रेवेन्यू में किन चीजों को लेंगे उसके लिए हमें सबसे पहले देखना है मेजरेबिलिटी का मतलब है क्या उसे मेजर किया जाना पॉसिबल है, यानी उस अमाउंट को कैलकुलेट किया जाना पॉसिबल होना चाहिए। और रीजनेबल सर्टेनिटी है कि ये कंसीडरेशन जो है ये पैसा हमें मिल जाएगा, यानी कॉन्ट्रैक्टर क्या चेक करेगा, मेजरेबिलिटी का मतलब कितनी अमाउंट, कितनी रेवेन्यू हमें मिलेगी और उस अमाउंट के मिलने की प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए, यानी हमें ये एक्सपेक्टेशन है कि हाँ ये पैसा हमें मिल जाएगा, ये पैसा हमें आएगा, यानी ये पैसा कॉन्ट्रैक्टर की तरफ फ्लो करेगा, कॉन्ट्रैक्टर के पास आएगा, तब ये रेवेन्यू में आएगा। ये बात तो थी बेटा कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू से रिलेटेड। मैंने क्या कहा था, प्रॉफिट जानने के लिए हमें कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू और कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट का पता होना जरूरी है। कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू में क्या आएगा वो मैं बता दिया। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट में 3 एलिमेंट आते हैं, बट ये तीनों एलिमेंट मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ डील करूंगा। आज के लेक्चर में बेटा आगे की बात इसलिए नहीं बता रहा हूं क्योंकि आज बहुत सारी थ्योरेटिकल बातें हो गई हैं। अब हम आगे पढ़ाएंगे तो आपको समझने में दिक्कत होगी, आप याद नहीं कर पाओगे। तो आज आप घर जाकर
जितनी भी बातें आज के लेक्चर में हमने कवर की उनको जरूर से रिवाइज करना बेटा। ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में से एक है। यहां से एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आएगी, बच्चा कह रहा सर पूरी क्लास चलेगी एक प्रैक्टिकल नहीं हुआ, कब आएगा एग्जाम में? बेटा एग्जाम में प्रैक्टिकल तभी कर पाओगे जब आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। इसीलिए आज की क्लास हमने कॉन्सेप्ट को डेवलप करने के लिए लगाई है। अगली क्लास में आकर कुछ कॉन्सेप्ट की बातें और करेंगे और उसके बाद में हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम स्टार्ट कर देंगे। तो ये सारी चर्चा हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, बट उससे पहले आपको रिवीजन करके आना है। कोई डाउट होगा अगली क्लास में डील किया जाएगा। तब तक के लिए आप सभी बच्चों को हमारी तरफ से बेटा टाटा बाय बाय। मिलेंगे अगले लेक्चर में आगे के कॉन्सेप्ट्स के साथ।